यहाँ पे एक सबसे बड़ा चीज हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, आपकी डिग्री ने आपको जॉब पे बिल्कुल हेल्प नहीं की। Yes. तो यहाँ पे एक लर्निंग दिख के आ रही है कि मार्केट में क्या चल रहा है और आपका क्या स्किल है, उस पे काम करना बेटर है, ना कि डिग्री को आइडेंटिटी कार्ड बना के बैठे रहो कि मैं यही काम करूंगा। और उस वक्त मेरी फर्स्ट सैलरी जो मुझे ऑफर दी गई थी वो 25,000 था। 25,000 तो सो मतलब बेसिकली मैंने 25,000 से 1.5 लाख का जंग मारा। 1.5 लाख। तो वही मेरे को थोड़ा क्रैक डाउन करना है, कैसे एक आज हमारा एक यूजर 25,000 से 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ जा सकता है। It was worth almost around 7 odd crores. And that time 7 crores was a huge. I mean, honestly वो हमारे कंपनी के लिए भी सबसे बड़ा डील था। सबसे बड़ा डील था। 5 lakhs का इंश्योरेंस प्रीमियम का चेक मुझे मिला। ऐसा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये मेरे ब्रांच का सबसे बड़ा डील था ये। बच्चन के घर पे जाके बाहर जाके मैंने कोल्ड कॉल कराया, फिर वहाँ से पहुँच के ऐश्वर्या राय बच्चन का इन्वेस्टमेंट लाया हूँ। पहले तो सर आप ये बताओ कि ओवरऑल कॉर्पस कैसा आपका दिख रहा है आज टू डेट? आज की बात करूँ तो करीब 11.5 करोड़ तक हम पहुंचे हैं। तो सर ऐसा क्या किया आपने जो आपको 11.5 करोड़ तक करने में क्या इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? ठीक है, आपने जॉब जर्नी बता दी। तो 2014 तक मेरी वाइफ ने मुझे एस्टिमेशन बना के दिया था कि विशेष 2014 तक अपने को ये जीरो करना है। सारे पहले लोन, और कितना लोन था सर एक मोटा मोटा अगर आप बता पाओ तो? जितना आपने जीरो किया मैंने 18-20 लाख का होगा। 20 लाख। तो 2014 से लेके 2016 तक सारा लोन चुकता कर। 2 आसान एक्शनेबल स्टेप मेरे को बता दो कैसे कोई भी अपना लोन क्लियर कर सकता है। 80,000 रुपीज पर मंथ का आपने फर्स्ट ऐसे भी चला गया 2014 में। हमने एक्चुअल में आज अगर हम शांति से सोचेंगे तो मिस्टेक की है कि इफ यू स्ट्रांगली मैनिफेस्ट थिंग्स irrespective of situation and circumstances you will be able to achieve what you manifest। दोस्तों 11.5 करोड़, जी हाँ, अगर आपने अपने लाइफ में एक ऐसा डिसिप्लिन मेंटेन किया फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली तो आप भी इतना वेल्थ कमा सकते हो जो आज के हमारे गेस्ट विशेष सर ने कमाया है। आप लोग को इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने के पहले एक रिक्वेस्ट है, बहुत लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं या रह जाता है, तो अगर आप भी भूल गए हो या रह गए हो तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और वीडियो को ना लास्ट तक जरूर देखना, नोट्स बनाते रहना, बिकॉज ये वीडियो आपके फाइनेंशियल जर्नी को एक अलग लेवल पे लेके जा सकता है, जहां पे 6,000 पर मंथ की नौकरी से शुरुआत करके आज इन्होंने अगर एक ऐसा वेल्थ बना पाया है तो आप भी बना सकते हो। दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए पॉडकास्ट जो अपने फाइनेंशियली जर्नी में फ्रीडम पाना चाह रहा है और अपने लाइफ को अलग लेवल पे लेके जाना चाह रहा है, एंड एंजॉय दिस पॉडकास्ट। विशेष सर, आज 90 से 99% जॉब प्रोफेशनल्स जॉब करते हैं, 8 से 9 घंटे काम करते हैं, उसके बाद भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में ही रहते हैं। अगर कोई किसी को पूछेगा कि यार मैं फाइनेंशियल स्ट्रेस कैसे दूर करूं, एफडी कर ले, इन्वेस्टमेंट कर ले, ब्रॉड टर्म्स बताएगा। सही है, मैं इस वीडियो को चालू करने के पहले 3 रैपिड फायर पहले करना चाहता हूँ आज। यूजुअली हम वीडियो के बाद रैपिड फायर करते हैं, आज मैं फर्स्ट रैपिड फायर पहले करूंगा। पहला, सर आपका फर्स्ट जॉब कितने का था? 6,000 पर मंथ। 6,000 पर मंथ। सेकंड, लास्ट जॉब जब आपने छोड़ा तब आपका जॉब सैलरी क्या था? 1.5 lakhs पर मंथ। 1.5 लाख पर मंथ, ऑसम। और थर्ड, आपने पूरे अपने जॉब टेन्योर में कितना कॉर्पस बिल्ड किया? ऑनेस्टली जॉब टाइम पे तो मैंने कॉर्पस एक्चुअली मैं ना के बराबर क्रिएट किया था, बिकॉज वो टिपिकल इंडियंस का होता है ना कि जब हम काम करते हैं तो पहला अपने को दिमाग में होता है कि खुद का घर बनाना है, एंड देन वी एंड अप सेविंग ओनली फॉर योर लोन्स। करेक्ट। तो उस वक्त तो एक्चुअली में कॉर्पस जैसा कुछ बिल्डअप ही नहीं हुआ था, बट ठीक है, अभी दैट्स हाउ इंडियन लाइफ इज। तो अपने को घर बनाना है, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपने अपना घर बनाया। ऑसम। घर बनाया। आज जो हमारे व्यूअर्स है, जो जॉब कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए या मैं कैसे ग्रोथ ले पाऊँ, वो देख रहे हैं इस वीडियो को, क्यों वो लास्ट तक हम दोनों को सुने आपके हिसाब से? यहाँ पे मैं 2 चीज़ बताऊँगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम पहले अपना माइंडसेट फिक्स कर ले। क्या हम जॉब खाली पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं कि अपना पैशन परसीव करने के लिए कर रहे हैं? अगर पैशन परसीव करने के लिए कर रहे हैं देन आप बहुत ही अलग टेंशन में चले जाओगे, फिर आपको ये स्ट्रगल वाली लाइफ के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू विल बी ऑलवेज हैप्पी विथ वॉट यू आर डूइंग। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पैसा तो बनेगा, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सेटिस्फैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं लाइफ में तो हम सेटिस्फैक्शन लेवल पे जाते हैं ना, तो अलग ही लेवल का काम होता है, ऑटोमेटिकली कुछ करना नहीं पड़ता है, होते जाता है ऑटोमेटिक। दूसरा मैं बताऊंगा माइंडसेट फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो अभी क्या है ना, इसमें मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फोरम्स में बताया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स की जो जर्नी है ना, वो अभी पिछले 3-4 साल से चेंज हो रही है, एक पैटर्न बन रही है इंडिया में। तो जैसे मेरे दादाजी, परदादाजी, मेरे पिताजी तक एक फिक्स माइंडसेट था कि व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स
हमारा लाइफ का अर्निंग्स का 80% या 90% वेल्थ प्रॉपर्टी बनाने में चले जाता था। और हम ये स्ट्रगल में हमेशा रहते थे कि हमको पहले लोन सर्विस करना है, हमको हमारे बेसिक एक्सपेंसेस टेक केयर करने हैं, और बाद में शायद कुछ बच गया तब अब जाके हम सोचते हैं। बट कोविड के बाद से ये बहुत एमिनेंट बन गया है कि हम कल की कल सोचेंगे, पहले आज जी लेते हैं। तो ये जो टर्निंग पॉइंट रहा है सबके लाइफ में, तो वहाँ से हमको ऐसा लग रहा है कि लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। दे हैव स्टार्टेड बिकमिंग सीरियस फॉर अ सब्जेक्ट कॉल्ड पर्सनल फाइनेंस। तो मैं एक चीज़ खाली यहाँ पे बताऊँगा कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप प्लीज़ ये सोच समझ के कीजिए कि मुझे क्या अचीव करना है, कब अचीव करना है, कितना टाइम है मेरे पास वो चीज़ को अचीव करने के लिए, और मेरी खुद की रिस्क रिवॉर्ड एपिटाइट क्या है। अगर ये 3 चीज़ की क्वेश्चन आप एवरी टाइम आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे, तभी आप पूछोगे ना अपने आप को, तो आप कभी भी गलत नहीं जा सकते हो। वाह, तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं एक एक करके ब्रेक डाउन करूँगा। आपने एक चीज़ बोला पर्सनल फाइनेंस, कोविड के बाद बहुत ज़्यादा आया। यस। पहली बात, आज के डेट में सर जो जॉब कर रहे, आपने बोला लोग लोन सर्विस कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है लोग अपने लिए नहीं कमा रहे, बैंक के लिए कमा रहे हैं, बैंक को करोड़पति बना रहे। करेक्ट। मैं आपकी जर्नी को पहले थोड़ा डीप डाइव करता हूँ, आपने कैसे किया और उससे मैं क्या लर्न कर सकता हूँ और उससे बाकी लोग क्या लर्न कर सकते हैं, मैं उस पर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आपकी फर्स्ट जॉब 6000 थी, तो मैं उस पर पहले लेके जाऊंगा कि वो क्या थी, कैसे थी और आपने क्या किया। मतलब मेरे को ब्रेक डाउन कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जॉब आपका कैसा रहा और उस समय आपका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट क्या था। मैं एक्चुअली शुरू करूँगा, मेरा फर्स्ट डे ऑफ बर्थ है। तो 90% इंडियंस की ये कहानी है कि दे आर नॉट ब्लेस्ड टू टेक अ बर्थ इन अ सिल्वर स्पून। बेसिकली 90% इंडियंस की लाइफ स्ट्रगल से शुरू हुई है। 100%। मेरे केस में थोड़ा उल्टा था। आई वॉज लकी इनफ टू टेक अ बर्थ इन अ वेरी रिच फैमिली। तो मेरा जन्म बहुत अच्छी फैमिली में हुआ। बट मेरी पर्सनल खुद की किस्मत ऐसी थी कि जिस दिन मैंने वो बर्थ लिया, हम सी फेसिंग अपार्टमेंट में रहते थे। वहाँ पे मुझे अनफॉर्चुनेटली एक ही दिन मिला रहने के लिए, बिकॉज तब कुछ चल रहा था हमारे फैमिली में और बहुत कुछ हो चुका था मेरे बर्थ के पहले से। तो अनफॉर्चुनेटली आप इसको कोइंसिडेंट बोलो या मेरी तकदीर बोलो या मेरे बर्थ की वजह से मेरी फैमिली की तकदीर बोलो, वहाँ हमने एक दिन रहा और फिर वेरी नेक्स्ट डे हमको शिफ्ट होना पड़ा। और हम हार्ट ऑफ बॉम्बे यानी टाउन से हम लोग सबअर्ब्स में आ गए, घाटकोपर में। तो ये जो चीज़ है वो मेरे एक्चुअल में पर्सनल लाइफ और पर्सनल फाइनेंशियल जर्नी के बारे में अगर आप बताएंगे तो मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि यहाँ से ही मेरी जर्नी शुरू हो गई थी। तो मतलब सर रैक्स टू रिचेस होता है, यहाँ पे रिचेस टू रैक्स हुआ। यस। ओके। और मतलब आगे सर बढ़े उसके लिए क्या 2-3 चीज़ें, क्योंकि तो बेसिकली वी हैड अ जॉइंट फैमिली। तो मेरे पिताजी थे और उनके 2 बड़े भाई थे, 2 छोटे भाई थे। और तब मेरे ग्रैंडफादर बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहे थे। हमारी एक स्टील की अपना फैक्ट्री नहीं बोलूँगा बट दुकान थी हमारी। और बहुत मोनोपोली प्रोडक्ट्स हम देते थे। और हमारा एक्चुअली में हमारा शॉप का ओपनिंग करने के लिए जितेंद्र जी आए थे, जो बॉलीवुड एक्टर है। तो उतने हमारे पास पैसे थे उस वक्त कि हम अफोर्ड कर पाए कि हम जितेंद्र को हमारी शॉप की ओपनिंग के लिए लेके आए। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे बर्थ के कुछ महीनों पहले मेरे जो सबसे बड़े अंकल थे उनका डेथ हो गया। सो हमारी सारी फैमिली वेकेशन के लिए मसूरी गई थी। और अनफॉर्चुनेटली उस दौरान मेरे बड़े पिताजी का अटैक आ गया और ही वॉज कोलैप्स्ड दैट मोमेंट इटसेल्फ। तो वो जो अनफॉर्चुनेटली एकदम सडनली हुआ तो वो मेरे ग्रैंडफादर ले नहीं पाए एंड ही देन स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। और जैसे ही उनका धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज करता गया, उस वक्त मेरे जो सेकंड नंबर के बड़े अंकल थे, ही वॉज ऑल्सो वेरी यंग, मेरे ख्याल से कॉलेज में थे। मेरे डैड तो स्कूल परसिव कर रहे थे हायर ग्रेडिंग्स में, और मेरे 2 छोटे अंकल थे वो तो एकदम किड के बराबर थे। तो ये जो फेज आया हमारी फैमिली में, दैट वाज अ मेजर सेटबैक। तो उसके बाद क्या हो गया कि वो जो हर टिपिकल इंडियन की कहानी में होता है कि कोई ना कोई अपना बिजनेस हड़प के जाता है, कोई ना कोई कुछ छीन के चले जाता है। तो हमारे साथ भी हुआ वो। और ग्रेजुअली ईयर आफ्टर ईयर इन अ मैटर ऑफ मे बी 2 to 3 years हमारा पूरा एक स्काई पीरियड था वो सीधा बॉटम पे आ गया, सरफेस पे आ गया। और उस टाइम से हमारी स्ट्रगल की जर्नी शुरू हो गई। और अनफॉर्चुनेटली बोलो, कोइंसिडेंटली बोलो, दैट ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम आई वॉज बॉर्न। You was born, okay. सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड। बट वो कहते हैं ना, जैसे जैसे टाइम चलते गया वापस से हम लोग ने बिल्डअप करना शुरू किया, बाउंस बैक किया। हाँ, मेरा फादर ऑनेस्टली कभी भी ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया है मेरे डैड ने। ऑफकोर्स इनके इनिशियल लाइफ में
True. बट जैसे जैसे ये सिचुएशन चेंज होती गई, उनको वो हार्ड फैक्ट्स एक्सेप्ट करना, डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, बिकॉज ही वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड 100%. ऑल ऑफ सडन, यू नो, फ्रॉम वन फेज टू अदर फेज. तो वो थोड़ा स्ट्रगल वाला उनका भी टाइम था. और कहीं ना कहीं हमारे सारे, यू नो, मेरे फादर में, मेरे अंकल्स में मैंने वो देखा है कि कहीं ना कहीं एक मेंटल ब्लॉक आ गया उनके दिमाग में कि हमारे साथ जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है. और उस ब्लॉक के वजह से वो अपना कभी बेस्ट नहीं दे पाए. यू नो, वो हमेशा मैंने देखा है उनको कि वो कहीं ना कुछ अटकता है उनके दिमाग में. तो कभी भी अपना 100% नहीं दे पा रहे थे. Exactly. बट जैसे हम बोलते हैं कि इट्स ऑल अबाउट, यू नो, वी हैव बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन. तो हमारे साथ भी बिल्कुल वही हुआ. हम दोनों, हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे साथ ये हुई कि मेरे मॉम और मेरे डैड हमेशा बिलीव करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम शायद वेकेशन ना करें, हम शायद होटल में खाना ना खाएं, बट हम दोनों बच्चे को बहुत अच्छे पढ़ाएंगे. उनको जो करना है, जैसे करना है, उसमें हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. तो लकीली हमारे साथ वो बहुत अच्छा हुआ. मैं शुरू से, बचपन से थोड़ा मेरे में ऐसा था कि मुझे कुछ भी अच्छा लगता है या मैं कुछ भी सोच लेता हूँ तो वो करके रहता हूँ. तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे हेल्प हुई मेरे पूरे लाइफ की जर्नी में. और फिर जैसे जैसे टाइम बीतते चलते गया, मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन. और फिर एक चीज़ दिमाग में बैठ गई कि इस चीज़ को यू टर्न लेना है. यू नो, यहाँ से जो अभी जैसे मैं और पर्सनली ले लिया मैंने कि बिकॉज मेरे जन्म के बाद ये एक्सट्रीम दूसरा वाला फेज मैंने देखा, तो अभी मैं ही मेरी फैमिली को वापस पहले वाले फेज में लेके चले जाऊंगा. तो दैट वाज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी टू, you know, turn the things around. Correct. And then gradually things started falling in place. So विशेष सर, यहाँ पे आपने बोला कि बहुत बड़ा एक सेटबैक था, आपके पेरेंट्स लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे सिचुएशन को. और जो मैं भी मानता हूँ कि एक बार अगर कोई हमने लग्जरी देख ली है, हम अडेप्ट नहीं कर पाते जल्दी अपने आप को. अब यहाँ पे जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सबके लाइफ में एक ट्रॉमा होता है फैमिली का. करेक्ट. आपका ट्रॉमा था कि रिचेस टू रैग्स के आपने जीवन को समझा, आपके पेरेंट्स ने समझा. किसी का है कि किसी ने हड़प लिया, जैसे आपने बीच में बोला कोई हड़प लेता है. हमारे भी व्यूअर्स के बहुत सारे, कोई चाचा, मामा, भतीजा कोई आके लेके गया सामान, अब जो भी था हमारा. कोई किसी को अंदर मनी ट्रॉमा है, किसी को रिलेशनशिप का इशू है. मैं अभी आपके बारे में बात करूँगा. ये ट्रॉमा आपके लाइफ में कैसे शेप किया? बिकॉज आप तो बहुत छोटे थे. तो आई एम श्योर बहुत सारे किस्से, कहानियां सुनते सुनते आप बड़े हुए होंगे. तो ये कहानियां आपके माइंड में क्या इम्पैक्ट क्रिएट की? बिकॉज आपने देखा नहीं था, आपने खाली सुना था. जैसे हमारे व्यूअर्स भी बहुत चीजें देखे नहीं अपने फैमिली के बारे में, बट सुन के वो इम्पैक्ट कैसे क्रिएट हुआ, और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ आपके जॉब में, आपके काम में? सो इसके लिए मैं 2-3 लोगों को क्रेडिट देना चाहूँगा. सो जब हम छोटे थे तो हम, आई स्टिल रिकलेक्ट दोज ओल्ड डेज ऑफ माई स्कूल. तो हम बेसिकली 6-7 फ्रेंड्स हुआ करते थे, और आज भी हमारा इतना गहरा फ्रेंडशिप है. बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बोलो उसको, हम 6 में से 5 लोग वो टिपिकल इंडियन जैसे कहानी वाले लोग थे, मिडिल लोअर टू मिडिल क्लास वाले लोग. और एक बंदा हमारे ग्रुप में पहले से सिल्वर स्पून में रहा है. सिल्वर भी नहीं, एक्चुअली में गोल्ड स्पून बोलूँगा. तो उसके वजह से हमारा लाइफ में बहुत सारा बार नज़रिया चेंज होने लगता था. तो कैसा होता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा. जब हम स्कूल में थे तो हमारा घर और हमारी स्कूल में करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर का अंतर होगा. उस ज़माने में नॉर्मली लोग चल के ही स्कूल में चले जाते थे. तो हमारा भी यही होता. फिर उस बंदे ने पहली बार साइकिल ली हमारे ग्रुप में, तो साइकिल से ट्रैवल करने लगा. और हमारे लिए साइकिल लेना तो सोचने की, लेने की तो बहुत दूर की बात है, सोचने का भी डिफ़िकल्ट हुआ करता था उस ज़माने में. बट होता है ना, हम बच्चे होते हैं तो हम जिद करते हैं कि नहीं, हमको चाहिए. एंड अनफॉर्चुनेटली लाइक ऑल पेरेंट्स, दे इवेंचुअली सरेंडर टू योर, यू नो, विशेस. तो पिताजी ने बोला ठीक है हम साइकिल खरीदेंगे, बट हम 2 भाई थे तो हम दोनों के लिए नहीं खरीद पाएंगे, हम दोनों में से एक के लिए दोनों के बीच में एक के लिए लेंगे. और हमने वो साइकिल जैसे तैसे करके ले लिया. तो ये साइकिल के एग्जाम्पल से समझ में आता है कि अगर हम कुछ चाहने लगते हैं या चाहते हैं और उसको दिल से चाहते हैं तो अपने को मिलता है वो. तो वो एक लेसन आज भी मेरे दिमाग में है कि अगर मैंने अपने हथियार डाल दिए होते हैं और वो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया होता कि नहीं भाई हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है हम जिद नहीं करेंगे, तो वो इनोसेंस जो था उस वक्त जीत करने का, आज वो इनोसेंस कॉन्शियस में कन्वर्ट हो गया है. करेक्ट. कि हमको ये चीज़ मैनिफेस्ट करना है. अगर हम मैनिफेस्ट अपना स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो हम बिल्कुल कर सकते हैं. तो ये एक लेसन मैं अपने स्कूल के लाइफ से पिकअप करना चाहूँगा
कि इफ यू स्ट्रांगली मैनिफेस्ट थिंग्स irrespective of situation and circumstances, you will be able to achieve what you manifest. Awesome. मैनिफेस्टेशन तो एक ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर इतना डीप डाइव करे उतना कम Yes. लगता है. बट सर जैसे मेरे को ये जानना था कि क्या आपको कभी ये सिचुएशंस ने आपको खींचा पीछे, आपके एक्शंस को कमज़ोर किया, या ये ट्रॉमा आपको कैसे आप, या फिर ये ट्रॉमा को आपने ख़त्म कैसे किया? बिल्कुल, ऐसी लाइफ में उतार चढ़ाव खींचातानी होती ही रहती है. तो मैं ये गलत नहीं बोलूँगा कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. ऑफ कोर्स हमारे साथ बहुत बार ऐसा कुछ हुआ. और वो बोलते हैं ना कि बहुत बार क्या होता है ना कि यू एक्चुअली डोंट नो हु योर एनिमी इज. तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे साथ कौन अच्छा है कौन बुरा है. और बहुत बार ही हमने देखा है कि तुम्हारे सबसे करीब लोग ही तुमको खींचना चाहते हैं. अनफॉर्चुनेटली ये एक सैड स्टोरी ऑफ अफेयर है. तो बट मेरा एक बचपन से रहा है, हमेशा से रहा है. आई मीन आप उसको गॉड गिफ्टिंग बोलो, कि मैं कभी भी गिव अप करना नहीं चाहता था. मैं एक बहुत जिद्दी बच्चा था कि मुझे कुछ चाहिए तो चाहिए. मैंने वो एक बार ठान लिया तो ठान लिया. और लकीली क्या होता है ना कि वो जैसे वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि अगर किसी को दिल से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उसको मिलाने में. तो कहीं ना कहीं ये होता था हमारे साथ. मेरे साथ बहुत बार ही हुआ है कि पहले ऐसा लगता है कि यार अपने को ये सोचना नहीं चाहिए, अपने बहुत दूर है, अपने रीच से बहुत दूर है. बट फिर एक बार ये भी सोचते हैं कि हम अगर ट्राई ही नहीं करेंगे तो कैसे उसको अचीव कर पाएंगे. Exactly. तो ऐसे मल्टीपल सिचुएशंस आते रहे कि पहले एक बार ही सोचा कि नहीं छोड़ो जाने दो, अपने रीच के बियॉन्ड है. बट फिर बाद में वही सेम थॉट में आता है कि नहीं यार एक बार ट्राई करके देखते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ऐसे भी खुश रहना है. करेक्ट. तो वो एक अप्रोच हमेशा से रहा है. वो माइंडसेट एक रिजिड माइंडसेट आपने रखा है जो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया. सर यहाँ पे ना मैं थोड़ा जॉब के उस पर लेके जाऊँगा कि कैसे अभी मैं देखना चाहूँगा कैसे आपने जॉब्स में इंप्लीमेंट किया था कि लोग इससे सीख पाए कि ये माइंडसेट ने कैसे हेल्प किया. आपने बोला आपका फर्स्ट जॉब 6,000 रुपये पर मंथ था. करेक्ट. आप क्या करते थे तभी, और मतलब कैसे मिला वो जॉब पहले? तो पहले तो ऑनेस्टली वो जो बोलते हैं ना कि इट वाज डेस्परेशन, वो क्राइसिस से हम गुजर रहे थे. तो पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट था. और उस वक्त अनफॉर्चुनेटली कोई चॉइस नहीं था. यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट इज देयर टू ऑफर. आई स्टिल रिमेंबर मैं इंजीनियरिंग में था. सो आई हैव कंप्लीटेड माई डिप्लोमा. और बीच में थोड़ा ब्रेक था और उसके बाद मेरी इंजीनियरिंग शुरू होने वाली थी. तो उस ब्रेक के दौरान कुछ ना कुछ पैसा कमाने की नीड थी. तो ऐसे ही कुछ ना कुछ हॉप करते थे. तो उस वक्त मोबाइल जस्ट नए नए आए थे और सिम कार्ड के बारे में काफ़ी एड्स आती थी न्यूज़पेपर में. तो एक मुझे एजेंसी मिल गई जिन्होंने मुझे बोला कि आपको जाके सिम कार्ड बेचने हैं. तो मैंने बोला यार ठीक है, ऐसा भी कुछ चॉइस नहीं है और कोई ऑप्शन है नहीं, तो यही कर लेते हैं. और उस वक्त कैसा था ना कि वो ट्रेंड ऐसा था कि हर कोई मोबाइल के बारे में पूछता था या जानना चाहता था. तो मेरे को एक चीज़ कॉन्फिडेंटली पता चला कि ये जो चीज़ है उसकी डिमांड है मार्केट में. तो अपने को खाली मेक श्योर करना है कि हम सही लोग के पास पहुंच जाए. और उनकी ज़रूरत है तो वेल एंड गुड, बट ज़रूरत नहीं है तो वो एक्सप्लेनेशन ऐसा होना चाहिए कि आपको उनको महसूस कराना पड़ेगा कि आपकी ये ज़रूरत हो सकती है. शायद आपको रियलाइजेशन ना हो. तो वो सोच साच के बोला चालू किया. तो आपका डोर टू डोर जाके बेचते थे कि आई मीन वो एक्चुअली में देखने जाएगा तो मेरे वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ था. और एक्चुअली में आज वो बेस्ट फेज ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं. बिकॉज तब मैं मॉल्स में जाके लोगों को ऐसे ही खींच के बोलता था कि सर सिम कार्ड ले लो, सिम कार्ड ले लो. मैंने बहुत सारे कमर्शियल ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, गोडाउन्स में जाके कार्ड्स बेचे हैं. मैंने पेट्रोल पंप में जाके लोगों को अप्रोच किया है. So, इसमें वर्स्ट क्या था सर आपके हिसाब से और बेस्ट क्या था? एक ही होता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं भीख मांग रहा हूँ लोगों के पास. सर मेरे पास से ले लो, मेरे पास से ले लो. तो एक फियर हमेशा होता था कि शायद कोई चिल्ला दे, चाहे कोई भगा दे. पता नहीं था कौन कैसे लेगा उसको. वो जैसे जैसे करते गया तो एक चीज़ गॉड विलिंग अच्छा हुआ मेरे साथ कि मेरे को रिजेक्शन स्टार्टिंग में थोड़े कम मिले. तो वो बैलेंस होता था कि चलो ठीक है यार, एटलीस्ट कोई हकाल नहीं दे रहा है, कोई गाली नहीं दे रहा है. वो हद तक तो अच्छा है. ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में बिजनेस नहीं मिल रहा था. आई मीन बहुत कम बिक रहे थे. और हमारा कैसा था ना उस वक्त ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें वो मोटिवेशन वाला चीज़ बहुत अच्छा होता था. तो उसमें हमारी एक रिचुअल होती थी कि सुबह को 9 बजे हमको फील्ड में जाने के पहले 8:45 को एक 5-10 मिनट का गैदरिंग होना.
होता है। बराबर, हाँ। तो वहाँ पे जितने भी हमारे जैसे लोग थे हाँ। उनको एक मोटिवेशन जैसा 5-10 लाइनर मिलता है और कुछ ना कुछ डेली कॉन्टेस्ट रखते हैं कि आज जो सबसे ज़्यादा सिम कार्ड बेच के आया उसको 500 रुपये मिलेगा या इसको ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा कुछ ना कुछ ह्यूज एक्टिविटी होता था जो माइंड को थोड़ा बहुत cheer up मोटिवेशन रखता था। मिलता था। तो शुरू में ऐसा लगता था कि यार ये पता नहीं यार ये हमारे बस की बात है कि नहीं है, बट जब मैंने देखा 5 दिन 10 दिन तो ऐसा समझ में आया कि यार ये बंदा या ये बंदी अगर 5 कार्ड 10 कार्ड 15 कार्ड बेच सकता है तो मैं क्यों नहीं बेच सकता हूँ। अच्छा, मतलब जो आपके ग्रुप में जो थे जो एक हाई सेल कर रहे हैं बोलते अगर वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे में ही कुछ खामी होगी, क्योंकि अगर वो बेच पा रहा है या ये बेच पा रही है तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट तो बिक रहा है मार्केट में, बट कहीं ना कहीं हमारे में कुछ लिमिटेशंस होगी जिसको अपने को समझना है, जिसने वो फियर को अपने को ओवरकम करना है। Correct. और शायद बात बन जाए। तो ऐसा हर चीज में होता है कि हम शुरू में थोड़े स्ट्रगल करते हैं, बट एक बार अगर इंटरनल कमिटमेंट और विलिंगनेस है ओवरकम करने का, तो किसी को ज्यादा टाइम लगता है किसी को कम टाइम लगता है, लेकिन ओवरकम हो जाता है। आपको कितना टाइम लगा? तो मेरे लिए लकीली हमेशा से ये रहा है कि बहुत कम टाइम पे मैं ओवरकम कर लेता हूँ, बिकॉज मैंने जैसे आपको बोला कि बचपन से एक वो जिद्दीपना था कि अगर कुछ करना है तो करना है। तो ये क्वालिटी मेरे को बहुत हेल्प कर रही है लाइफ में और आज भी हेल्प कर रही है कि मैं एक चीज सोच लेता हूँ कि ये करना है तो मैं फिर राशन पानी लेके चढ़ जाता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, बट कर लेता हूँ, कर लेंगे। तो ये मैं मानता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में। तो आपने सर कितने टाइम तक उस फर्स्ट जॉब में थे और फिर हमें सेकंड जॉब कैसे मिला फिर? तो ये जो सब चला, मैंने जैसे आपको बताया कि ये ब्रेक वाला जॉब था मेरा, तो मेरा डिप्लोमा खत्म हुआ, डिग्री परस्यू करने का था, बीच में 2-3 महीना था, ये 2-3 महीने वाली कहानी थी। जॉब किया, हाँ। फिर लकीली माय बिग ब्रदर वाज देयर, माय फादर वाज देयर, तो दे वर रनिंग द शो। और मुझे लकीली उन दोनों ने ये प्रेशर आने नहीं दिया पैसे का। उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि तू भाई पढ़ाई में फोकस कर, बाकी का बाद में देखेंगे। तो फिर ये 3 महीना मैंने करीब किया होगा। उसके बाद वापस मेरी डिग्री करने की शुरू हो गई जर्नी। तो ये 3 साल वाली कहानी थी कि 3 साल वापस मैंने कुछ नहीं करा, और जैसे ही मेरा इंजीनियरिंग खत्म होने को आया था फिर वापस मैं जॉब पे लग गया। तो उस वक्त कैसे हुआ कि मेरा इंजीनियरिंग खत्म हो रहा था और अगेन सेम न्यूज़पेपर में एक छोटा सा आर्टिकल था। हाँ। तो वर्ली में एक कंपनी हुआ करती था उस वक्त, सिस्टम्स बायोमेडिकल करके। तो उनको हमारे जैसे फ्रेशर इंजीनियर्स की जरूरत थी। तो मैं चले गया इंटरव्यू देने, लकीली इंटरव्यू क्रैक किया, सिलेक्ट हो गया। और उस वक्त मेरी फर्स्ट सैलरी जो मुझे ऑफर की गई थी वो 25,000 था। 25,000 था। बट यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे शेयर करनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी स्कूल से लेके कॉलेज तक और आज तक हम 6 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो एकदम क्लोजली, हाँ, और पॉजिटिव नेगेटिव सब दिल से शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। उस वक्त मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम दोनों को यही 22-25 कुछ ऑफर हुआ था, और बाकी 3-4 लोगों को अराउंड 40-45-50 का स्केल ऑफर हुआ था। 25 और उन लोगों को 45, उनको 40-45 का ऑफर हुआ था। लेकिन हम लोग सबसे बोलते हैं ना कि व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, स्किल सेट एंड ऑल, वी वर द डम इन आवर क्राउड। तो हमको लकीली वो क्या बोलते हैं वो जो कैंपस इंटरव्यू होता है उसमें हमारा कुछ नहीं हुआ था। तो और लकीली क्या था कि हमने शायन एंकर, विवेकानंद, ये सब कॉलेज से जो हमारे फ्रेंड्स ने डिग्री अचीव की थी, तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड रूल था कि अगर कोई भी कैंपस से उठाता है तो उनको स्टार्टिंग में ही मिनिमम 45-50 के का जॉब ऑफर करना होता है। तो जिन लोगों का कैंपस से हो गया उनको बाय डिफॉल्ट ये श्योरिटी थी कि 45-50 के का स्टार्टिंग पे मिलना ही मिलना है। और हमारे जैसे कुछ लोग थे जिनको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला, जो मिल जाए वो सही है। तो फिर हम हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि भाई जो मिला है वो एक्सेप्ट करना है और फिर देखेंगे। कौन सा ईयर था जब आपको फर्स्ट जॉब लगा? दिस वाज 2007। 2007 में नहीं 2004। अच्छा 2004 एंड देन क्या हुआ फिर उसके बाद? तो फिर वो सो मतलब बेसिकली हमने 25,000 से 1.5 लाख का जंप मारा। तो वही मेरे को थोड़ा क्रैक डाउन करना है, कैसे आज हमारा एक यूजर 25,000 से 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ जा सकता है। तो ये जो 25,000 वाला जो मुझे वर्ली वाला जॉब मिला था, तो वो मैं ऑनेस्टली बोलूँगा कि इट इज़ मोर ऑफ सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस वाला डिसीजन था कि भाई कुछ नहीं मिल रहा है, पैसा कमाना है और ले लो बाद में देखेंगे कैसे आगे लाइफ लेके जा रही है। तो मैंने वो शुरू करा, और हम छोटी कंपनी थी बेसिकली, मेरे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हम लोग 10 लोग की वो कंपनी थी, और मेरे 2 डायरेक्टर्स थे, तो टोटल मिला के 12 लोग थे। एंड उसमें आई वॉज द यंगेस्ट एंड विद ऑफ कोर्स सबसे लोअर सैलरी विद अ पीयर काइंड ऑफ थिंग। ऑफ कोर्स 2 अकाउंट्स वाले लोग थे, उनका अलग था, बट मेरे जैसे और 6 लोग थे, और उसमें से सबसे यंग मैं था।
ओके। तो वो जर्नी शुरू हुई 2004 में। फिर धीरे 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 सीखा क्या है क्या नहीं, 1-1.5 साल वही सीखने चलने में चले गया। फिर मेरा जो बॉस था उसने कहीं ना कहीं ये देखा कि यार इस बंदे में टेक्निकल वाली कोई चीज़ है ही नहीं, मीन्स भले ये इंजीनियर बन गया करेक्ट, बट इंजीनियरिंग वाली कोई क्वालिटीज इसमें दिख नहीं रही है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि यार तेरे को क्या, व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। तो वो जो सेशन था मेरा, आई स्टिल रिमेंबर द एंटायर 2 hours ऑफ कन्वर्सेशन विथ हिम। तो उसने मुझे बहुत प्रोवोक किया कि क्या कैसे, और मैं बोल सकता हूँ कि मेरे लाइफ के फर्स्ट सीरियस मेंटर जो बोलते हैं ना, जो करियर का इंपॉर्टेंस समझाते हैं, जो कुछ अचीव करने की क्षमता को समझाते हैं, उनका वो श्रेय मैं उनको दूंगा। तो उनका नाम था साहिब कृपलानी। तो उन्होंने जो 2 घंटे का सेशन किया था ना, वहाँ पे मुझे भी बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई कि यार मेरे में ये चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, बट मुझे वो बोलते हैं ना, वो हेल्पिंग हैंड या एक बंदा होता है या होता है जो अपने को हाथ देता है और अपने को पकड़ना चाहिए। तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि वो बंदा था, वो मेरे सर थे जिन्होंने मुझे प्रोवोक करके पूछा और बहुत सारी चीज़ शेयर की, बहुत सारी चीज़ डिस्कस की। तो वहाँ से उन्होंने मुझे ऑफर किया कि एक काम करते हैं, तू जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, पैरेलली मैं तेरे को 2-3 असाइनमेंट देता हूँ। तो अपने डिस्कशन से मुझे कुछ कुछ चीज़ ऐसा लग रहा है कि तेरे में शायद ये क्षमता है, यू हैव दिस पोटेंशियल, तो लेट्स एक्सपेरिमेंट। तो उसके बाद 1.5-2 साल का फेज जो था वो पूरा एक्सपेरिमेंटिंग में गया। और आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया? तो बेसिकली उन्होंने ये देखा कि मेरे में एक तो आई डोंट हैव फियर, आई कैन मीट एनीवन, मैं किसी के भी साथ बैठ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। तो वो एक उन्होंने मेरे में क्वालिटी देखी। दूसरा उन्होंने देखा कि मेरी नेगोशिएशन और कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है। तो मैं कुछ भी करा के अपनी ही बात मनवा लेता हूँ, यू नो। तो उन्होंने वो चीज़ रियलाइज़ किया। तो उन्होंने बोला कि यार अपना डिपार्टमेंट जो है उसमें बेचना भी पड़ता है और बेचने के बाद सर्विस भी करना पड़ता है। तो अभी सर्विस में है बिकॉज ऑफ योर इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन, बट तू चाहे तो अगर तेरे को अगर एक्सप्लोर करना है तो हम तेरे को ये साइड ऑफ द कॉइन में ला सकते हैं, बेचने वाले चीज। करेक्ट। तो मेरे को वो थोड़ा 3-4 महीने का जो एक्सपीरियंस था कार्ड का, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प हुआ वहाँ पे। मतलब मैं अगर सिम कार्ड बेच सकता हूँ तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बेच ही सकते हो। एटलीस्ट मुझे वो फील नहीं आएगा कि मैं बिग मंग रहा हूँ। और वहाँ पे कैसा था ना कि हम जो चीज़ बेचते थे उसमें हमको डॉक्टर्स को मिलना पड़ता था, बिकॉज वी वेर सेलिंग बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स, जैसे लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है, वेंटिलेटर हो गया, डिफिलेटर हो गया। तो वहाँ पे कैसा था, वो वाइट कॉलर वाली फीलिंग आती थी। भले हमने डॉक्टर जैसा वो इंजीनियरिंग, आई मीन डॉक्टर जैसा क्वालिफिकेशन नहीं अचीव किया हो, बट फिर भी उनके साथ बात करने में, उनके साथ बैठने उठने में अपने को वो फील आता है कि चलो भाई अभी कोई वाइट कलर वाला काम करना है। तो वो चीज़ को मैंने सोचा और मैंने बोला चलो ये बेटर होगा। तो वो 1.5 साल मेरा कुछ ट्रेनिंग में गया। तो कंपनी में 3-3.5 साल हो चुका था मेरा। और उस वक्त मैं शेडो करता था मेरे बॉसेस को। तो मेरे जो 2 डायरेक्टर्स थे, वो लोग कभी भी सेल्स पे जाते थे तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करके रखा हुआ था कि प्लीज़ सर आप जब भी जाओ मुझे आपके साथ लेके चलो, मुझे एटलीस्ट देखना है कि आप कैसे बात करते हो, क्या क्वेश्चंस या क्या चैलेंजेस आपको आता है और उसको आप कैसे ओवरकम करते हो, कैसे हैंडल करते हो। तो वो जो फेज था ना, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। ओके। तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ते गया कि यार ये चीज़ को ऐसे हैंडल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को ऐसे आंसर कर सकते हैं। उसके बाद लकीली मेरे सर को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी इस बंदे को अकेला छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने शुरुआत की मुझे 5-6 हॉस्पिटल्स देके कि ये 5-6 हॉस्पिटल्स के जितने भी लीड्स है, जितनी भी इंक्वायरीज है, वो तुमको हैंडल करना है और उसके बाद उसको तुमको डीप करना है वो रिलेशनशिप को। और जैसे हम बोलते हैं ना, वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंसेस। करेक्ट। तो मैंने वहाँ से शुरू किया, 5-6 हॉस्पिटल्स मुझे दिए और 6 महीने के अंदर मैंने इतना बिजनेस करा हमारे कंपनी के लिए कि उसमें दैट इज स्टिल द बिगेस्ट डील ऑफ माई लाइफ, यू नो, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो उस वक्त वोकार्ड जो चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हुआ करती थी, वहाँ पे मैंने एक साथ 27 लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट, यानी वो जो वेंटिलेटर मैंने आपको बोला, वो डील क्रैक करा था। 27 विच वॉज वर्थ ऑलमोस्ट अराउंड 7 odd crores
एंड दैट टाइम 7 करोड़ वाज ह्यूज। आई मीन ऑनेस्टली वो हमारे कंपनी के लिए भी सबसे बड़ा डील था। सबसे बड़ा डील था। ऑफ कोर्स मैं पूरा क्रेडिट अपने आप में नहीं लेना चाहूँगा, बिकॉज मैंने जैसे आपको बोला कि मैं मेरे बॉसेस को शैडो करता था और उसके बाद मैंने वो पिक ओवर किया, तो इनिशियल ग्राउंड वर्क करके रखा हुआ था। हमारा काम ये था कि उसको फर्दर गार्डनिंग करना है और उसको कन्वर्ट करना है बिजनेस में। तो जो गार्डनिंग करना था वो मैंने बहुत अच्छी तरह से किया, रिलेशन बना के, नेटवर्क बना के, नेगोशिएशन, ये वो सब यूज करा, अपना जो स्किल्स था अंदर का सारे, और उसको इस तरह से मैंने मेक श्योर किया कि यार यहाँ से कुछ ना कुछ तो अपने को आना बन, क्योंकि वोकार्ड उस वक्त बहुत प्रोमिनेंट नाम था। तो अपने को कहीं ना कहीं, और हमारे पास भी जो चीजें थी ना वो लकीली टॉप 3 कैटेगरी में आती थी। तो मैंने ये चीज़ को जोड़ा है यार कि ये वोकार्ड अगेन टॉप 3 इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल चेन नेटवर्क, और हम जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, हम जो इक्विपमेंट कर रहे हैं, वो भी उसी लेवल की है। तो कहीं ना कहीं इनका मिलाप हो सकता है। एग्जैक्टली तो वो चीज़ को मैंने पकड़ के रखा था और मैंने बोला कि यार देखते हैं, थोड़ा गार्डनिंग करते हैं। तो लकीली गॉड वॉज काइंड देन कि वो डील मैंने क्रैक कर ली, और उस वक्त से मेरे बॉस का कॉन्फिडेंस एकदम स्काई हाई हो गया। तो सर यहाँ पे इतने पूरे टेन्योर में आपका सैलरी का ग्रोथ हुआ, या आपको लेट्स से 7 करोड़ का आपने डील क्रैक किया तो उसमें इंसेंटिव हुआ, आपका पर्सनल वेल्थ क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पे एक सबसे बड़ा चीज हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, आपकी डिग्री ने आपको जॉब पे बिल्कुल हेल्प नहीं की। तो यहाँ पे एक लर्निंग दिख के आ रही है कि मार्केट में क्या चल रहा है और आपका क्या स्किल है, उस पर काम करना बेटर है, ना कि डिग्री को आइडेंटिटी कार्ड बना के बैठे रहो कि मैं यही काम करूंगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पे लोगों को मिल रही है। हाँ, तो ये जो जब भी मैंने डील क्रैक करी, तो हमारा हर सेल्स लोगों का एक होता है कि भाई जो फिक्स सैलरी मिलना है वो तो मिलना ही है, बट सेल्स वाले को एक एडिशनल होप्स होता है कि बिजनेस करा तो इंसेंटिव भी मिलेगा। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट डील। तो वो डील के बाद जब पूरा हिसाब किताब हो गया, पैसा आ गया कंपनी को, तो मेरे बॉस ने मुझे अंदर बुलाया और बोला ऐसा ऐसा है, अभी यू विल बी गिवन 1,95,000 एज अ इंसेंटिव इन दिस एंटायर एपिसोड। और उस वक्त मैं अर्न कर रहा था 20 नहीं, तभी मेरा बढ़ के कुछ 37.5 जैसा कुछ हो गया था। मतलब 3.5-4 साल थे। मतलब फर्स्ट कंपनी में कितने साल थे आप? 25,000। हाँ, जो इस कंपनी में 1 साल 25,000 था। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होकर 30 हुआ और थर्ड ईयर में 37,500 में पहुंचा। 37, मतलब 3 साल आप इस कंपनी में थे? नहीं, मैं टोटल तो 5 इयर्स तक जर्नी कंटिन्यू करा। तो जब मैंने शुरू करा, मैंने जैसे आपको बताया था कि आई वाज द यंगेस्ट एंड द लोवेस्ट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। व्हेन आई एंडेड अप देयर, you won't believe he was the first person to tell me that Vishesh, honestly now we will not be able to afford you, and I don't want that ki you should restrict your earning potential with us. We don't want to be selfish, you know. तो आपको ऑनेस्टली कुछ और परसीव करना चाहिए क्योंकि आप में बहुत क्षमता है। तो जब, और उनका भी ये प्रॉब्लम ये था, उनका लिमिटेशन ये था कि मी बीइंग द यंगेस्ट एंड जो इस तरह से मेरा ग्रोथ हो रहा था, तो इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई स्टार्टेड एज आई सेड विद 5-6 हॉस्पिटल, और इट एंडेड अप विद 2 टेरिटरीज, बॉम्बे एंड गुजरात। तो पूरा बॉम्बे और गुजरात उन्होंने मुझे कर दिया था। और उस वक्त सबसे पीक सैलरी था मेरे पूरे स्टाफ में 50,000, और मुझे भी उन्होंने वो मैच कर दिया। उन्होंने मुझे क्लियर बोला कि विशेष देख, तेरी क्षमता है, मैं तेरे को ज़्यादा दे सकता हूँ, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस। तो जो बंदा जो 50,000 अर्न कर रहा था, ही वॉज 11 years इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आई वॉज जस्ट अबाउट टू कंप्लीट 4th year इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने ये बैलेंस रखना चाहा कि यार मेरे को पैरिटी नहीं करना है, बिकॉज तुझे मैं मोटिवेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या तुझे जो तू एक्चुअल में डिजर्व करता है उस पोटेंशियल के हिसाब से मैं अगर देना चाहूँ तो 50 से तुझे ज़्यादा दे सकता हूँ 100%। बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि तेरे को अगर मैंने ज़्यादा दे दिया तो बाकी वाले को मुझे कैसे हैंडल करना है, कैसे संभालूंगा मैं। चलो सेल्स एक एंगल हो गया, करेक्ट, बट वो लोग इतने भी बुरे नहीं है, तब जाके 11 साल मेरे साथ है। एग्जैक्टली। तो वो उनको भी बैलेंस करना था, इसलिए उन्होंने मुझे सामने से प्रपोजल दिया कि एक काम कर बेटा, तू बाहर और देखो परस्यू करना शुरू कर। बहुत कम ऐसा होता है जहाँ पे रिलेशनशिप अगर टूटते हैं तो इतनी सही तरीके से एंडिंग हो रही है। और आज भी हमारा रिलेशन है सर। अच्छा, आज भी है? हमारा रिलेशन, और आज भी मैं उनको हर एक गुरु पूर्णिमा के दिन विश करता हूँ। कंपनी है आज भी? कंपनी का क्या हाल है? नहीं, कंपनी अभी बंद हो गई बिकॉज नाउ ही इज रिटायर्ड। अच्छा, ही हैज रिटायर्ड, इसलिए कंपनी बंद हुई। ओके ओके, करेक्ट। सो सर यहाँ पे जैसे कि मेरे को एक चीज लग रहा है कि आपने फर्स्ट जॉब 1,95,000 का इंसेंटिव्स कमाया। यहाँ पे एक मैसेजिंग ऐसा है कि लोग को अपने काम के साथ साथ कुछ एडिशनल और भी काम करते रहना चाहिए। क्या आपकी जॉब आपको सिर्फ पैसा बना के दे सकती है? यहाँ मैं बोलूँगा जॉब से ज़्यादा अपना खुद का स्किल, मेरा ऐसा मानना है कि हम और अभी क्या है ना, अपॉर्चुनिटी टाइम है। अभी पहले जैसा नहीं है कि आप पढ़ोगे लिखोगे तो ही आप अर्न कर पाओगे। अभी फॉर्चुनेटली इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि अगर आप एक अच्छे कुक हो तो भी आप पैसा बेशुमार कमा सकते हो। अगर आप अच्छे सिंगर हो तो भी आप
अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो यानी True. कुछ भी आप में एक स्किल है, और मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं सब में कुछ ना कुछ स्किल तो डेफिनेटली है, होती है। इट इज जस्ट दैट कि यू हैव टू रियलाइज एंड देन यू हैव टू एक्ट ऑन इट एंड यू हैव टू शार्पन योर टूल्स। True. तो ये जो फेज है, मैं ऐसा मैसेज देना चाहूँगा जो भी हमको सुन रहे हैं उनको, कि प्लीज़ आप ये डर में या ये ख्यालों में नहीं जियो कि मैं अगर इंजीनियर नहीं हुआ या MBA नहीं हुआ तो मेरी ग्रोथ नहीं है। अभी IPL फॉर एग्जांपल, करेक्ट, कहाँ से हमने देखे IPL में लोग आ रहे हैं खिलाड़ी और अपने करियर बना रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, करियर बना रहे हैं। तो हमको ये एक बिलीफ रखना है, हमारे में कॉन्फिडेंस रखना है कि भगवान ने मुझे भी कुछ दिया होगा, शायद आज मुझे वो रियलाइज नहीं हो रहा है, मुझे वो रियलाइज करवाना है अपने आप को कि मैं किस लिए बना हूं, जैसे आपके बॉस ने आपके अंदर से निकाला, हार्नेस किया, एग्जैक्टली वो एक हैंड होल्डिंग चाहिए हर किसी को अपने लाइफ में, एक मेंटर चाहिए, एक मेंटोर चाहिए। वो हम बोलते हैं ना कि एक खुदा का बंदा चाहिए ऐसा। तो वो एक बार आपको मिल जाता है और आपको रियलाइजेशन आ जाता है ना, बस उस वक्त से आपको उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है। और वो आपको अगर आपने वो नहीं करा देन यू डोंट हैव टू ब्लेम एनीवन बट योरसेल्फ। वो एक पक्की बात है। ऑसम सर, उसके बाद क्या हुआ? सेकंड जॉब, फिर थर्ड जॉब, कैसा हुआ? सो फिर वही मेरे जो बॉस थे उन्होंने बताया कि यार देख, तेरे में स्किल है, टैलेंट है, सब कुछ सही है, बट उस वक्त भी एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस थी। करेक्ट। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ समझाया कि देख, तू इंजीनियरिंग तेरा बैकग्राउंड है क्वालिफिकेशन वाइज, बट तू जो कर रहा है उसमें इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है, कोई नहीं है। हाँ, यू आर वेरी गुड इन सेल्स, यू आर वेरी गुड इन नेगोशिएशन, यू आर वेरी गुड इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो तुझे कहीं ना कहीं MBA करने की ज़रूरत है। ओके। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको MBA करना पड़ेगा। तो उस वक्त जैसे मैंने हमको बोला कि फाइनेंशियली इतने स्टेबल तभी भी नहीं हुए थे हम, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पार्ट टाइम MBA करूँगा, जॉब भी परस्यू करूँगा और पार्ट टाइम MBA भी करूँगा। ओके। हाँ। और लकीली उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया। तो मेरा उस वक्त जो छोड़ना था और यहाँ पे जो मेरी MBA शुरू करनी थी, वहाँ से फेज शुरू हो गया था। ओके। तो मेरा जो फर्स्ट ईयर ऑफ MBA था ना, तो उस वक्त हम कुछ लोग जैसे पार्ट टाइम MBA था, मैंने आपको बताया, तो ऑलरेडी कोई ना कोई कहाँ ना कहाँ जॉब करता। तो मेरे जो छोटी सी ग्रुप बनी थी उसमें एक बंदा था जो UTI म्यूचुअल फंड में था, एंड ही वाज एज अ सीनियर, डिसेंटली सीनियर लेवल। तो उसके साथ काफ़ी जान पहचान हुई, काफ़ी मिलना जुलना हुआ, हम पढ़ाई साथ में करने लगे। तो जैसे जैसे हमारा इंटरेक्शन बढ़ने लगा, उसको कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि यार विशेष, यू आर वेरी गुड इन टॉकिंग अबाउट फिनेंस, यू आर वेरी गुड इन टॉकिंग अबाउट फिनेंस, एंड तू गुजराती है, तू बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ब्लड में तेरे नंबर्स है, हाँ। तो तू क्यों यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, तू एक काम कर, यहाँ पे आ जा। और ये सारे चीज़ हो रही थी 2007-2008 के आसपास, जैसे मैंने आपको बोला। करेक्ट। और उस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारे लाइफ में दूसरा सेटबैक आया, तो ये सब चीज़ चल रही थी। और मेरे डैड को अचानक एक मैसिव स्ट्रोक आ गया, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने बोल दिया था कि ही मे नॉट सर्वाइव, सो यू शुड कॉल योर फैमिली मेम्बर्स। तो ये सिचुएशन हो रही थी। और हमारे जो नेबर थे वो भी गुजराती जैन, हम लोग भी गुजराती जैन, तो वो उस वक्त हमारे आज जो मेरे गुरु हैं उनको फॉलो कर रहे थे। तो उन्होंने ऐसा एक सजेशन दिया कि अभी ऐसे भी उम्मीद नहीं है, डॉक्टर ने भी मना कर, होप्स रखना मना कर दिया है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि इनके लास्ट टाइम में इनको कुछ अच्छा रिचुअल्स करा देते हैं ताकि इनका अच्छे से हो सब कुछ। हाँ। तो हमने बोला यार कोई ऐसा भी हमके पास ऑप्शन नहीं है, तो हम बुला लेते हैं। और लकीली हमको ये नहीं लग रहा था कि वो जो इतने बड़े गुरुजी थे उस वक्त वो हमारे इस चीज़ के लिए आएंगे, क्योंकि उनका हमारा से कोई परिचय ही नहीं था, रिलेशन नहीं था। बट बिकॉज हमारे नेबर्स का थोड़ा अच्छा था, तो उनके कहने पे हमारे गुरुजी थे जो आज नम्र मुनि के नाम से जाने जाते हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है हम जाते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम्हारा छोटा सा ICU है, अभी ये पेशेंट के अलावा और कोई पेशेंट भी नहीं है, तो अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मुझे 5 मिनट के लिए ये पेशेंट के साथ अकेला छोड़ दो। ठीक है। तो डॉक्टर ने कोऑपरेट किया और बोला ठीक है, बट 5 मिनट से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने कुछ 4-5 मिनट, मैक्सिमम 6 मिनट का कुछ किया होगा, मंत्रचार वगैरह। और वो जब बाहर आ गए तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के बोला बेटा तेरे पापा को कुछ नहीं होने वाला है। तो डॉक्टर बराबर मेरे गुरुजी के पीछे खड़े थे, तो उन्होंने जो फेशियल एक्सप्रेशन बनाया ना, उससे मुझे लगा कि ये डॉक्टर को ऐसा लग रहा है कि ये बंदा कुछ भी बोल रहा है। हाँ, भले वो गुरुजी हो गए, सब कुछ बराबर है, बट मेडिकल के बारे में उनको क्या नॉलेज है। 100%। तो ऐसा हुआ और वो निकल गए और मेरे को और मेरी मम्मी को बोला कि आप पॉजिटिव रहो,
और हमारे में एक उवो सग्रम सूत्र करके एक चैंट होता है, जाप होता है। तो हमको बोला ये आप बोलते रहो कंटिन्यूस, तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं होना है। तो ये सब चीज़ चल रहा था और ये करीब करीब कुछ 12:30-1 बजे तक हुआ। रात फिर के? नहीं, दोपहर के। हाँ। फिर वो चले गए मेरे गुरुजी। फिर डॉक्टर ने हमको अंदर बुलाया और बोला कि ये बंदे कौन थे मुझे नहीं पता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूँगा कि आप फालतू की उम्मीद मत रखिए, ये फॉल्स होप होगा और टाइम वेस्ट करना होगा, बिकॉज तुम्हारे डैड के पास वाकई टाइम नहीं है। और मैं बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि मेरा क्वालिफिकेशन की वजह से मेरे को ये सब चीज़ पता थी, वेंटिलेटर में तो वही बेच रहा था। तो मेरे को भी ऐसा ही लग रहा था कि वेंटिलेटर में जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो दैट इज ऑलमोस्ट द लास्ट फेज ऑफ एनीवन्स लाइफ। और मेरे डैड नहीं रिस्पॉन्स कर रहे थे, तो मैंने भी ये मेंटली एक्सेप्ट कर लिया था और मम्मी को भी मैंने समझा दिया था कि ऐसे ऐसे चीज़ है, तो ये डॉक्टर सही बोल रहे हैं, हमको शायद होप नहीं रखना चाहिए। बट हमारे नेबर्स ने हमको कन्विंस किया कि नहीं, इन्होंने अगर बोला है ना, अगर गुरुजी ने तो वाकई कुछ ना कुछ मिरेकल हो सकता है। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं था, हमने ऑफ कोर्स रिलेटिव्स को हमने बुला लिया बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं था, बट फिर भी हम पॉजिटिव रहे। ये सब मैंने जैसे आपको बताया 12:30-1 बजे तक हुआ। फिर सब सेटल हो गए। 4-4:30 बजे सिस्टर आई बाहर और उन्होंने बोला पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग। तो उन्होंने इमीडिएटली डॉक्टर जी को बुलाया फ़ोन करके कि ये पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, आप प्लीज़ आ जाओ। तो वो आ गए। उन्होंने जैसे वो आए सीधा आईसीयू में भागे। अराउंड 1-1.5 घंटा कुछ उनका अंदर चल रहा था। फिर करीब 5:30-6 बजे वो बाहर आ गए और हमको बताया कि योर डैड इज रिस्पॉन्डिंग ऑन वेंटिलेटर, दैट्स अ वेरी गुड साइन, बट ही नेचुरली नो पॉजिटिव थिंग, इट इज जस्ट दैट कि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बस। तो ये 5:30-6 बजे तक हुआ। फिर 7-7:30 बजे तक वापस डॉक्टर ने बोला कि ही इज़ रिस्पॉन्डिंग इनफैक्ट वेरी वेल। तो उन्होंने फिर डिसीजन लिया कि हम 1-1.5 घंटा और देखते हैं, अगर ऐसे ही चलते रहा तो हम वेंटिलेटर निकाल सकते हैं। तो आप मानोगे नहीं, 10 बजे के आसपास वेंटिलेटर निकल गया। अराउंड 10:30-11 बजे तक सब कुछ नॉर्मल जैसा हो गया। उनको इनफैक्ट 11 बजे आईसीयू से भी बाहर निकाल दिया। उसी दिन 11 बजे? उसी दिन रात को 11 बजे आईसीयू से भी बाहर निकाल दिया। और दूसरे दिन डिस्चार्ज। दूसरे दिन ही डिस्चार्ज? दूसरे दिन सुबह को डिस्चार्ज। तो ये जो एपिसोड हुआ, दैट इज माई सेकेंड आई वुड से स्टेपिंग स्टोन फॉर माई लाइफ। बिकॉज ये मैंने इसके लिए बताया क्योंकि मैं जो MBA में जॉब करने की जो मुझे उन्होंने बोला, तो मेरा ये एपिसोड हो चुका था पैरेलली। तो हम लोगों में इतना ब्लाइंड फेथ इन गुरुजी में बिल्डअप हो गया, श्रद्धा बढ़ गई। श्रद्धा ऐसी बढ़ गई कि आप पूछो मत। अभी ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक्सपीरियंस किया है ना, तो आज मैं आग बंद करके बोल सकता हूँ कि हमको लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ करनी होती है, हम उनको पूछे बिना नहीं करते हैं। फिर चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी हो, मेरी शादी को लेके, मेरा घर को लेके, मेरे ऑफिस को लेके, कुछ भी हो, पहले उनका आशीर्वाद लेना है। अगर उनको उन्होंने हाँ बोला है तो करना है, ना बोला है तो नहीं करना है। नो क्वेश्चन आस्क। तो ये ऐसे ही हुआ। फिर उन्होंने जैसे बताया, मेरे फ्रेंड ने जो UTI में काम कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि वाई डोंट यू लुक एट एक्सप्लोरिंग दिस। तो मैंने बोला ठीक है, अभी मेरे पास गॉड फादर जैसे है तो मैं उनको पूछता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तू 2 दिन के बाद आ, तेरे को बताता हूँ। और मैं ऑनेस्टली श्योर नहीं था क्योंकि मुझे उस वक्त ये सूझ ही नहीं थी कि ऐसा कुछ मैं कर सकता हूँ लाइफ में। बट लकीली मैंने जैसे आपको बोला कि ब्लाइंड फेथ था, तो मैं तो छोड़ दिया था उनके ऊपर कि भाई वो बोलेंगे तो करेंगे, नहीं बोलेंगे नहीं करेंगे, ऐसा भी अपना चल ही रहा है। तो 2 दिन के बाद जब मैं गया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तू एक्सप्लोर कर, कुछ ना कुछ बन सकता है इसमें। उन्होंने बोला कर ले। तो फिर मैं गया मेरे फ्रेंड के पास और तो उसने मेरा CV बना के दे दिया कि ऐसे ऐसे CV बना के दे देता हूँ, हम डाल देते हैं, देखते हैं। मैं मेरे UTI में भी ट्राई करता हूँ और तू और जगह पे भी ट्राई कर। UTI वही ना LIC इंडिया? नहीं, UTI डिफरेंट। अच्छा, डिफरेंट। LIC अलग हो गया, UTI ओके। तो उन्होंने भी शुरुआत कर दी ढूंढने की, मैंने भी शुरुआत कर दी। लकीली इन मैटर ऑफ 10-15 डेज ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में मेरा इंटरव्यू सेट हो गया। और मेरे को अपने पे पूरा भरोसा था कि मैं बुल बच्चन करके कुछ ना कुछ तो क्रैक करूंगा। और उस वक्त कैसा था ना कि एक तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री बूमिंग थी, इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारी उस टाइम बहुत अवेयरनेस था और ICICI वाज द मोस्ट अग्रेसिव देन। तो
हो गया मेरा सिलेक्शन। और क्या पैकेज मिला यहाँ पे आपको? तो मैं 50,000 पे वहाँ पे एंड किया, यहाँ पे मुझे 60,000 ऑफर हुआ था। ओह वाह, तो 50 का मतलब इंक्रीमेंट भी मिला। हाँ, पैसा भी बन रहा था और एक चेंज भी मिल गया था। और जैसे मेरे गुरुजी ने मुझे कॉन्फिडेंस दे ही दिया था कि एक्सप्लोर कर, कोई हार्म नहीं है, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि भाई अपने लिए कुछ ना कुछ इनमें बनने वाला है। बट वहाँ से वापस स्ट्रगल शुरू। तो इंश्योरेंस जैसे मैंने आपको बताया, इट्स नॉट ईजी एंड ICICI इज द टफेस्ट ब्रांड टू वर्क। ओके। तो कैसे होता था कि सेम वो सेल्स वाला प्रोसीजर होता है कि हर सुबह को आपको बुलाते हैं और मॉर्निंग हडल्स होती है। तो और मैं जो वर्टिकल में था ना, वो प्रायोरिटी सर्कल करके टैग दिया गया था, विच वाज अ न्यू एक्सपेरिमेंट बाय ICICI। तो उन्होंने वो वर्टिकल पहली बार खोला था और वो शायद उनका दूसरा या तीसरा साल था वो चीज़ का। तो मेरे जैसे 60 लोग थे, 60 RMs और 3 लीडर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड थे। हर एक टीम में 17-20 ऐसे थे। तो वहाँ पे हर सुबह को एक कल्चर हुआ करता रहा कि तुमको बेसिक 5-10 मिनट का ज्ञान देते हैं और सेलिब्रेट करते हैं कि कल किसने सबसे बेस्ट बिजनेस किया, फिर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ऐसे सब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाते हैं। हाँ। तो हमेशा हमारा नाम तो कभी आता ही नहीं था। हम जाके खाली ताली बजाते थे और गाली सुनते थे। तो सुबह को ताली बजाने का, शाम को गाली सुनने का, वो सिलसिला चलते रहा। बट बहुत रूथलेस थे ICICI वाले लोग, जो ऑनेस्टली आज मैं ये मानता हूँ कि वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे लाइफ में हमको ऐसा लगता है कि हमको बहुत सारा डांट पड़ता है या हमको बहुत सारी गालियाँ खानी पड़ती है, तो आपको उनको गलत नहीं लेना है। आपको ये सोचना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन या ये पर्टिकुलर बॉस करेक्ट शायद ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि हमारे में कुछ है, तब जाके वो तुम्हारे पीछे पड़ता है और तुमको ह्यूमिलेट कर रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब तुमको ऐसा कोई मिल जाए या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी रीजनेबली, एग्जैक्टली, ऐसे अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, बट रीजनेबली अगर तुमको लगा, जैसे ICICI देख रहे थे कि ईयर ऑन ईयर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन थी, बिजनेस काफ़ी अग्रेसिवली करते थे, उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे, कस्टमर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स थे। तो ये सब चीज़ आपको वेट करना है, कोई भी प्रोफेशन में हो। जब आपको ये सब चीज़ लगता है कि सही है और उसके बावजूद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कोई पर्सनल लेवल पे प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो आपको ये पॉजिटिवली लेना होगा कि शायद मेरे में वो स्किल सेट उनको दिख रहा है जो मेरे को नहीं दिख रहा है। तो सर कितने साल थे आप उस तो पहला 6 महीना मैं लिटरली रोता था लाइक अ फीमेल। नॉर्मली बोलते हैं ना कि आदमी लोग रोते नहीं हैं, औरत लोग रोते हैं, लड़की लोग रोते हैं, बट मैं जेन्युइनली रोता था घर पे जाके, क्योंकि इतना ह्यूमिलेट करते थे। उन लोग क्या करते थे ना कि हमारे 60 लोगों में से करीब 7 या 8 फीमेल्स हुआ करती थी। तो हमारा जो शाम को सेशन होता था ना, तो पहले आधा घंटे का जो कॉमन सेशन होता था वो हो जाता था, उसके बाद सब लड़की लोग को लोग बाहर भेज देते थे। ओके। और उसके बाद मैं बोल नहीं सकता हूँ बिकॉज अपना ये लाइव होने वाला है, बट होता था वैसा वाला डिस्कशन। तो उससे हमको काफ़ी ह्यूमिलेशन होता था कि यार ये तो ऐसा हो गया कि यार हम लोग कुछ लोन लेके बैठे हुए हैं, इस तरह से हमारे साथ सलूक किया जा रहा है। करेक्ट। बट आज वो रियलाइजेशन होता है कि शायद अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता। ओके। तो क्या चेंज किया वो ह्यूमिलेशन? तो उससे क्या हो गया ना कि, और मेरा लकीली आई विल टेल दैट गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड विथ मी कि मेरे को हर जगह पे बॉसेस बहुत अच्छे मिल गए। तो ये वाला जो मेरा बॉस था, उसने मुझे एक दिन चाय पे बुलाया जब मेरा 6 महीने का स्ट्रगल फेज जो चल रहा था। तो उसने मुझे एक दिन चाय पे बुलाया, बोलता है, और गाली दिया और बोलता है कि यार तू गुजराती है, तेरे को डूब बनना चाहिए। गुजराती लोग धंधा करने के लिए माहिर है और तू साला गुजराती के नाम पे कलंक है। तो तू कर क्या रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ तेरे को ऐसा डिफिकल्टीज या चैलेंजेस आ रही है। तो मैंने अपनी डिफिकल्टीज चैलेंजेस उनको बताए। तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि यार इसमें से 2-3 चीज़ जो बता रहा है वो जेन्युइन लग रही है, तो कहीं ना कहीं इसको हेल्पिंग हैंड लगेगा। तो उन्होंने मुझे एक हेल्प करा कि उन्होंने बोला मैं तेरे को 10 अकाउंट निकाल के देता हूँ, जिसको जाके तेरे को सर्विस करना पड़ेगा, और उस सर्विसिंग में कहीं ना कहीं तेरे को बिजनेस ढूंढना है। ओके। तो मैंने बोला ऐसे भी आई हैव नथिंग टू लूज, अब वैसे भी मेरा कुछ हो नहीं रहा है, तो ये करके देखते हैं। ऑफकोर्स उसके बीच में अराउंड 4 महीना हुआ होगा, 5 महीना हुआ होगा, वापस मैं गुरुजी के पास गया कि गुरुजी आपने तो मुझे बोल दिया कि यहाँ पे करना है, बट समहाउ ये क्लिक नहीं हो रहा है और मेरे को ऐसा ह्यूमिलेशन हो रहा है। मैंने उनको बता भी दिया कि मेरे को रोना पड़ रहा है, अभी MBA करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ। एग्जैक्टली। तो मैंने सब कुछ उनको एक्सप्रेस किया, उन्होंने शांति से बहुत पेशेंटली सुना भी मेरा,
बट उन्होंने मुझे बोला कि नहीं विशेष यही करना है, और वो पहली बार लाइफ में, पहली और आखिरी बार मैंने उनको क्वेश्चन मार्क किया। मेरा फेथ उनके ऊपर से थोड़ा हटने लगा, थोड़ा डगमगाया, हटने लगा। और पता नहीं कैसे, बट मैंने उनको बोल दिया कि गुरुजी भले आप बोल रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप गलत हो इस बार। वो आज भी मैं अभी ये बोल रहा हूँ ना, तो मुझे इतना हर्ट फील हो रहा है, इतना नेगेटिव फील हो रहा है कि आप पूछो मत कि हाउ कैन आई टेल दोज वर्ड्स टू हिम। बट वो एक समझ सकते हो कि मैं कितने फ्रस्ट्रेशन से भी गुजर रहा था, और ये फ्रस्ट्रेशन के बाद भी उनका ये कहना था कि नहीं तेरे को यहाँ पे ही कंटिन्यू करना है। तो कहीं ना कहीं वो आप बोलते हैं ना कि हम जब हमारे साथ कोई अच्छा करता है या हमको जैसे चाहिए वैसे बिहेव करता है तो अपने को सामने वाला अच्छा लगता है, पर हमको जैसे चाहिए वैसा नहीं मिलता है तो सामने वाला बुरा हो जाता है, बुरा भी लगने लगता है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ वही चीज़ हो रही थी। तो उन्होंने बोला नहीं भाई तेरे को यही करना है, यू हैव टू लिव विद दिस, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है। उन्होंने ठीक है, अभी उन्होंने बोला है तो एटलीस्ट देखते हैं कितना कर सकते हैं। तो ये सब चौथे 5वें महीने हुआ। फिर 6वें महीने जैसे मैंने आपको बोला बॉस ने नीचे लेके गया, ये सब चीज़ हुआ। तो 10 नाम मुझे दिए गए थे, उसमें से एक नाम पे मैंने थोड़ा काम करना शुरू कर दिया। बहुत अग्रेसिवली मैंने स्ट्रेटजीज बनाई थी, क्योंकि वो बिगेस्ट कस्टमर था, अच्छा कस्टमर था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये था कि अगर मैं सही तरह से प्रिपेयर करके जाऊंगा तो पैसा है मिल जाएगा, तो अपने को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। अगर यहाँ से नहीं मिला ना तो समझ लेना है कि भाई या तो तेरे में कुछ कमी है, बराबर, या मे बी यू आर नॉट फिट फॉर दिस काइंड ऑफ रोल, एंड देन यू हैव टू सरेंडर। करेक्ट। तो मैंने काफ़ी प्रिपरेशन किया, बहुत सारा तैयारी करके गया था। मैं गया उनके पास, उन्होंने बहुत चीज़ मैंने समझाना था समझा दिया। पहले दिन उन्होंने बोला कि ठीक है आपने जो इनपुट्स दिया है मैं मेरी फाइनेंस टीम के साथ डिस्कस करके तुमको कल बताऊंगा कि तुमने जो सजेशन दिया है वेदर डेट विल मेक सेंस टू अस और नॉट। करेक्ट। मैं बोला ठीक है सर। तो मैं चले गया। नेक्स्ट दिन वापस उन्होंने जो टाइम पे बुलाया था मैं टाइम पे चले गया। उन्होंने मुझे कॉन्फ्रेंस रूम पे बिठाया, उनका फाइनेंस वाला बंदा आ गया। उन्होंने बोला कि सर से सब डिस्कशन हो गया है, तुम आधा पौना घंटा वेट करो, तुमको जो भी है पता चल जाएगा। सब कुछ हो गया। फिर वो अकाउंट्स वाला बंदे को बुलाया और अकाउंट्स वाला बंदा चेक लेके आ गया। तो थोड़ा पॉजिटिव फील होने लगा। तो मैं प्रिपेयर था कि चलो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मिलेगा यहाँ से। तो वो सब हो गया। उसके बाद जब चेक एक्चुअल मेरे हाथ में आया तो देखा 65 लाख का इंश्योरेंस प्रीमियम का चेक मुझे मिला, विच वॉज अगेन जैसे वो वोकार्ड वाला डील था ऐसा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये मेरे ब्रांच का सबसे बड़ा डील था ये। मतलब एक ही बार 6-7 महीने में 100 सोनार की एक लोहार वाले ऐसा वाला सीन हो गया। तो मैंने भी मेरे बॉस के साथ प्रैंक किया, मेरे को 65 लाख चेक मिल गया। मैंने जेन्युइनली अपने आप को पिंच किया कि सही में ये है कि मैं सपना देख रहा हूँ। मैंने लिटरली अपने आप को पिंच किया। सब कुछ हो गया, सब पूरा अच्छी तरह से फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लिया। मैं निकल के नीचे आ गया। जैसे ही नीचे आ गया बॉस को बोला सर नीचे आ जाओ, चाय पीना है, ये कुछ हो नहीं रहा है, आई वांट टू डिस्कस समथिंग सीरियस। मेरा बॉस आ गया नीचे। तो मैंने पहले थोड़ा ड्रामा किया कि सर मैंने बहुत ट्राई की और ये जो आपने मुझे नाम दिए थे इसमें ये जो नाम था मैंने ये सोच के गया था कि अगर यहाँ से बिजनेस निकला तो मैं कंटिन्यू करूँगा, यहाँ से अगर बिजनेस नहीं निकल रहा तो मैं छोड़ दूंगा, ये करियर ये मेरे लिए शायद है ही नहीं, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो थोड़ा उन्होंने सीरियसली लेना शुरू किया, वापस मुझे थोड़ा कंसोल किया, समझाने की कोशिश की। फिर मैंने बोला सर ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर। ओके। तो उन्होंने खोल के देखा तो उनको दिखा अरे ये तो यार 65 लाख का चेक दे रहे हैं, क्या बात है। तो वो जो फेज था ऑनेस्टली दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। करेक्ट। वहाँ से आज तक मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। और मेरे गुरुजी का आशीर्वाद और गॉड का काइंडनेस इतना बेशुमार है हमारे पे आज कि मैंने जेन्युइनली पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा है। फिर कितने साल आपने आईसीआईसी में काम किया? तो फिर मैंने 2.5 साल कंप्लीट किया। और फिर जैसे अभी क्या है ना कि ये जो बिजनेस हो गया एक बार तो नेचुरली कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। फिर मेरा जो नेचर है वो प्ले होने लगा कि मुझे पता था कहीं ना कहीं कि अगर मुझे कुछ करना है तो मैं डीप तक जाऊंगा। फिर मैं अपना पूरा आपने अपने आप को जान लिया कि यार ये 3 चीज करूंगा, ये 4 चीज करूंगा। करेक्ट। तो फिर मैंने गहराई पे जाने लगा तो समझ में लगा कि अभी ये करना है, अभी ऐसे करना है, वैसे करना है। तो मुझे कभी उस वक्त किसी ने बताया कि देख तू जो कर रहा है नो डाउट सबसे बेस्ट चीज़ कर रहा है, बट जेन्युइनली ये एक ही चीज़ नहीं है। बिकॉज तू खाली जाके लोगों को इंश्योरेंस बेच रहा है और वो इम्पोर्टेंट है, बट वही इम्पोर्टेंट है वैसा नहीं है।
इंश्योरेंस इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ someone's personal finance. There are multiple things that you'll have to consider. तो फिर तभी मुझे किसी ने गाइडेंस दिया कि तेरे को बैंक में जाना चाहिए, बैंक में जाएगा तो तेरे को सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. तो फिर मैंने बैंक में एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया और उस वक्त मेरा CV काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गया था बिकॉज ऑफ माई परफॉर्मेंसेज एंड ऑल. तो स्टैंडर्ड बैंक से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई. तो मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ज्वाइन कर लिया. और क्या पैकेज यहाँ पे मिला? तो वहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 75-80 के आसपास. मतलब हाइक आप लेते गए? हाइक लेते हैं. वो एक जॉब का वो हमेशा एडवांटेज हर किसी को मिलना है कि बाय डिफॉल्ट आपको इन्फ्लेशन लिंक हाइक मिलना ही मिलना है. उतना है ये इंडस्ट्री में. बट दैट शुड नॉट बी दी अप्रोच. ये मैं आपको आगे की मेरी कहानी में बताऊंगा क्यों. तो ये मैंने एक्सेप्ट दोनों हाथों से कर लिया बिकॉज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक उस वक्त एक बहुत बड़ा नाम था. आई मीन जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, HSBC हो गया, सिटी बैंक हो गया, वो एक अलग ही लीग था. तुमको HDFC मिल गया, ICICI मिल गया, तो तभी उस वक्त ऐसे बिलीव थी कि ठीक है चलो HDFC बैंक फॉरेन लुक देता था सारे बैंक. एग्जैक्टली. तो मैंने वो दोनों हाथों से एक्सेप्ट कर लिया. बट मेरी जो सक्सेस स्टोरी थी ICICI की, that turned out to be my weakness नहीं बोल सकते but my negative point in bank because उस वक्त भी कैसा था ना, उस वक्त नहीं एक्चुअली मैं आज भी बोलना चाहूँगा कि बैंक अनफॉर्चुनेटली कॉस्ट सेंट्रिक मॉडल है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोफेशनली रन होती है वो एक कॉस्ट सेंट्रिक मॉडल होती है. तो उसमें हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का नज़रिया यही होता है कि हम प्रॉफिटेबल बने हैं, विच इज़ ऑब्वियसली द केस, राइट. तो उस वक्त क्या हो गया कि इंश्योरेंस से काफ़ी रेवेन्यू बनता था लोगों को. तो मुझे ऐसा बोला गया कि यार तू इंश्योरेंस चैम्प हुआ करता था ICICI में, तो तू एक काम कर ले, ब्रांच का पूरा इंश्योरेंस का टारगेट तू ही ले ले और तू इंश्योरेंस ही कर, बाकी सब चीज़ साइड में रख दे, खाली इंश्योरेंस कर. तो मैंने मेरे ब्रांच मैनेजर को बोला कि मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, मेरे को सीखना है सब कुछ. करेक्ट. मुझे सब कुछ सीखना है, मुझे बैंकिंग सीखना है, मुझे क्रेडिट कार्ड्स क्या होता है वो समझना है, मुझे वेल्थ मैनेजमेंट क्या है वो समझना है, मुझे हर किस चीज़ में रुचि लेनी है. तब जाके मैं बैंक में आया हूँ. तो उन्होंने एक नहीं सुनी. अनफॉर्चुनेटली उन्होंने प्रेशर बिल्डअप करना शुरू किया. मैं डिलीवर किया बिकॉज वो मेरी स्ट्रेंथ बन गई थी. बट वो डिलीवर करना मैंने रियलाइज किया है 3-4 महीना मैंने टारगेट अचीव किया तो ये तो मेरे लिए एक नेगेटिव साबित हो रही है क्योंकि मुझे फिर इसी चीज़ में डालना. तो वो मेरा एक सबसे बड़ा आई वुड से सेटबैक था कि मैंने 6 महीने में वो जॉब छोड़ दिया. क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ. अगर ये मैं चीज करते गया तो पैसा मिल रहा है, टारगेट हो रहा है तो पैसा मिल रहा है. अब वो ओवर एंड अबव योर सैलरी के ऊपर कितना सर आप कमा लेते थे ऐसे पीरियड पे? वो वेरिएबल होता था बिकॉज कभी मैंने अच्छा बिजनेस कर लिया तो एवरेज क्या रहता रहेगा फिर भी एक सैलरी जितना मिल जाता था. 70+70 में मान लो अगर 70,000 है तो 70 आप निकाले तो इस टाइम तो आपका और आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल जा चुका रहेगा. मैं इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स पे भी पूछूंगा बट पहले मैं जॉब की जर्नी को जितना हम जा रहे हो उस पेस पे मेरे को लेके जाना है. तो मेरे को कैरिड अवे नहीं होना था क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर मैं पैसा के पीछे भागने लगूंगा ना तो कहीं ना कहीं वो शॉर्ट टर्म अफेयर हो जाएगा. और बिकॉज मुझे जो मेरे रूट्स थे ना वो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे UTA वाला बंदा उसने बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ था कि देख ये इंडस्ट्री में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लाइंट्स. बिकॉज तू ये समझ कि तू जो काम कर रहा है ना वो औहदा तेरे को डॉक्टर से भी ज़्यादा मिलने वाला है. बिकॉज डॉक्टर क्या ही कर लेगा, वो तेरे को बीमार होगा तो ठीक कर लेगा, वो तेरे को जान वापस दे सकता है शायद, बट वो जान को जीने के लिए पैसा चाहिए और वो चीज तू क्लाइंट्स को देगा. करेक्ट. तो दोनों ही चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है. जैसे जिस तरह से लोग डॉक्टर्स को ट्रीट करते हैं वैसे ही अपने को ट्रीट करना चाहिए. बट वो कब करेंगे जब तू उनके फेवर में काम करेगा. तो तुम्हारे पर्सनल मोटिव को रख के काम करेगा तो ये बात नहीं बनने वाली है. तो वो चीज मेरे दिमाग में सेट थी कि भाई अपने को अगर जेन्युइनली ये चीज में रुचि रखनी है और आगे बढ़ना है लाइफ में तो अपने को बैलेंसिंग एक्ट रखना पड़ेगा और रूट्स अपने को स्ट्रॉन्ग रखना है. कहीं ना कहीं टारगेट भी अचीव करने हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है. बट वो टारगेट अचीव करने के चक्कर में मिस सेलिंग करके, रॉन्ग सेलिंग करके, गलत लोगों को बेच के रिलेशनशिप से भी ज्यादा उनका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना है. फिर सर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जैसे आपने 6 महीने में छोड़ दिया, उसके बाद फिर आपने क्या किया? तो कॉन्फिडेंस आ चुका था तो मेरे नेटवर्क्स भी स्ट्रांग होते गए और मेरा CV काफ़ी स्ट्रांग बनते ही जा रहा था. तो उस वक्त वापस मैंने पेपर में ऐड देखा कि फर्स्ट गर्ल बैंक
इज लुकिंग आउट फॉर पीपल फ्रॉम इंडिया। फर्स्ट गर्ल बैंक, अबू धाबी वाली। अच्छा ओके। हाँ। तो आप दुबई में जाके तो मैं अबू धाबी शिफ्ट। अच्छा अबू धाबी आप चले गए। मेरे को मेरा राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुआ फर्स्ट गर्ल बैंक के साथ और मेरा वहाँ पे प्लेसमेंट हो गया। तो मैंने दोनों हाथों से मैंने स्वीकार किया। ऑफ कोर्स क्या पैकेज मिला यहाँ पे अबू धाबी में? तो वहाँ पे मेरा 1,10,000 के आसपास हुआ। ये 75-80 का था पूरा सीधा, 30,000 के आसपास, बिकॉज वहाँ पे एक थोड़ा करेंसी डिफरेंस था। तो इंडियन रुपीस में आपको 1,10,000 मिला, 10,000 के आसपास के आसपास मिला। और एक फैसिनेशन था उस वक्त की फॉरेन जाके काम करना। वो मायना नहीं रखता कि दुबई अबू धाबी अभी फॉरेन जैसा नहीं है, अभी तो इंडिया ही हो गया वो। हाँ, बट उस वक्त वो था। एंड आई वॉज द फर्स्ट वन इन माई एंटायर फैमिली टू ट्रैवल ओवरसीज फॉर वर्क। मेरे अंकल घूमने के लिए जाते हैं, बट एज पर एज वर्क इज कंसर्न पहला बंदा था जो, ऑफ कोर्स मैं पहला बंदा ही हूँ मेरे घर पे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन आई गेस पहले ही बंदे आप लोग जिन्होंने जॉब किया, अदरवाइज तो आप लोग का पहले बिजनेस ही था। तेरे को थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल और प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। लकीली 10-15 दिन में हो गया मेरा। अच्छा 10-15 दिन में मेरा हो गया। तो करीब सब मिला के 3 महीना तक मैं वहाँ पे था और 3 महीने में वापस आ गया। दिस वॉज 2011 के आसपास। Awesome. और पता नहीं ये गॉड का सिग्नल था, विलिंगनेस था, क्या बोलूँ। जैसे मैं जिस दिन आया उसके नेक्स्ट दिन ही मेरी नानी का मेरा डेथ हो गया। तो अगेन ये सब चीज कनेक्ट करने को जाओगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये हुआ इंसिडेंस। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा सीवी हमेशा से स्ट्रांग रहा था, तो इमीडिएटली मुझे टाटा कैपिटल में जॉब मिल गया। फिर आपने टाटा कैपिटल में आपको जॉब किया। तो आई डिडंट वेस्ट एनी ऑफ माय डेज, इमीडिएटली मैंने टाटा कैपिटल मुझे ऑफर मिल गया और मैंने ज्वाइन कर लिया। सेम। अच्छा इसमें पैकेज कितना मिला? 1,10,000? नहीं, वहाँ पे मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा ऑनेस्टली। तो वहाँ पे वापस मेरे को 75-80 में आना पड़ा, बिकॉज उन्होंने बोला कि वहाँ का और यहाँ का कोई रेलेवेंस नहीं है। जो लास्ट छोड़ा था वो तेरा 75 का था, हम तेरे को ये मैच करके दे देंगे और फिर आगे देखेंगे कैसा तेरा ये है वो है। तो वापस आपने इंश्योरेंस में चालू किया यहाँ पे क्या? नहीं, तो वहाँ यहाँ टाटा कैपिटल प्रॉपर वेल्थ मैनेजमेंट जैसा बुटीक था, तो वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स थे। तो एक तो मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि एक डेस्परेशन था कि कुछ तो हाथ में ले लेता हूँ, सिक्योर कर लेता हूँ, बाद में देखेंगे। और टाटा इज ऑलवेज परसीव्ड टू बी अ वेरी गुड ब्रांड टू वर्क विद। तो 2 चीज़ थी। तो मैंने बोला चलो एटलीस्ट जर्नी शुरू कर देते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो और ऐसा खाली नहीं बैठूँ। तो वो अप्रोच से मैंने जॉब एक्सेप्ट कर लिया। दिस वॉज समवेयर अराउंड 2011। अच्छा 11 में आ गए थे। ओके। फिर ये सब चीज़ धीरे धीरे वापस नॉर्मल होती गई। और यहाँ पे लकीली वो गैप नहीं था ना, मैं 2-3 महीना ही 3 महीना में वापस आ गया था। तो वो सारे नेटवर्क, वो सारे चीज सब कुछ एक्टिवेट थे, सब इंटैक्ट थी। तो धीरे धीरे शुरू करा। बट टाटा कैपिटल खुद ही एक नया सेटअप था, तो उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस अपने आप में थे जो बिल्डअप हो रहे थे साथ में, और पैरेलली हम भी अराइव हो रहे थे। तो ये सब सिलसिला चलते रहेगा। लकीली 2013 हैपेंड टू बी माय लाइफ चेंजिंग ईयर। तो 2013 में क्या था कि जो गवर्नमेंट थी वो लोग टैक्स फ्री बॉन्ड्स इश्यू कर रहे थे, और उस वक्त में टैक्स फ्री बॉन्ड के रेट्स थे अराउंड 8.75 कूपन था। यानी कोई भी इन्वेस्ट करता है, समझो 10 लाख रुपया, तो उसको 8.75% जो इंटरेस्ट मिलता है वो पूरा टैक्स फ्री हुआ करता था। तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी। तो ये सब खत्म हो गया 2013 के आसपास। गवर्नमेंट की सीरीज जो करीब मेरे ख्याल से 11-12 से शुरू हुई थी, 13 में सारे सीरीज खत्म हो गए। और उसके बाद आज तक कभी भी टैक्स फ्री बॉन्ड गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया है। 2013 वाज द लास्ट। ओके। और ये स्टार्टिंग में हुआ था 2013 के। और हमारा कंपनी का प्रेफरेंस शेयर इशू लॉन्च किया गया 13 में ही। हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट तभी उस वक्त ऐसा था कि डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं दैट इज टैक्स फ्री इन द हैंड ऑफ इन्वेस्टर्स। अभी अनफॉर्चुनेटली वो टैक्सेबल हो गए हैं डिविडेंड्स, बट उस वक्त वो टैक्स फ्री हुआ करते थे। तो उसको जम के बेचा फिर आपने? तो उसको मैंने अपना वेपन बना लिया। 2 चीज थी, एक कि अभी इन्वेस्टर्स ने जो यूफोरिया देखा था 11 से 13 का टैक्स फ्री बॉन्ड, वो बंद हो चुका था। करेक्ट। तो जो रह गए थे उनके पास तो ऑप्शंस नहीं थे, तो उनको ये बहुत एप्पल टू एप्पल जैसा ऑप्शन लगा, बिकॉज गवर्नमेंट और टाटा इज परसीव्ड टू बी एज गुड एज गवर्नमेंट। टाटा को इतना रिस्पेक्ट था मार्केट में कि भाई टाटा कभी भी गलत नहीं करेगा, टाटा कभी हमारा पैसा नहीं खाएगा। तो वो लोगों में था। तो एक वो मेरे को अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई इसको हम
एक रिप्लेस कर सकते हैं एप्पल टू एप्पल जैसा। इजीली। और हमने 8.33% हमने भी कूपन रखा था, तो हमको वो भी एक अच्छा लग रहा था कि भाई 8.75 गवर्नमेंट ने इश्यू किया है, 8.33 में ये भी आराम से चलना चाहिए। हाँ। तो उस चीज़ को मैंने पकड़ लिया। और ये करीब करीब मैंने जैसे आपको बताया 2013 की बात थी, 11 से 13 एवरेज था, बट 13 वॉज द टर्निंग पॉइंट। हाँ। बट हमारा एक बड़ा चैलेंज ये था कि हमारे एमडी सर हमारे सेल्स टीम के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्योंकि हमको उस वक्त रेस करना था कुछ 1000 करोड़ के ऊपर, और हमने इस टाइम तक कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था। हाँ। तो बट ऑब्वियस है कि तो कहाँ से उतना नहीं confidence होगा। और हमारे लिए कैसा था कि AK कैपिटल करके कंपनी हुआ करती थी, AA कैपिटल, AK कैपिटल। हाँ। तो वो लोग मैंडेट लेते थे ऐसा पैसा रेज करने का, तो उन्होंने वो पहले से उनका वही काम था, तो वो नेचुरल सोर्स था कोई भी कंपनी के लिए पैसा खड़ा करना है तो। बट मैं और मेरा एक कलीग हम हमारे एमडी सर के ऑफिस में गए और हमने बोला कि सर हमको ये अपॉर्चुनिटी चाहिए कि आप एटलीस्ट कुछ अमाउंट तक या कुछ टाइम तक हमको ये एक्सक्लूसिव राइट दो कि खाली पूरे इंडिया में अगर टाटा कैपिटल का प्रेफरेंस शेयर किसको चाहिए तो वो टाटा कैपिटल के वेल्थ मैनेजमेंट टीम से ही मिलेगा। तो मैंने वो हमारा सेल्स पिच बना दिया हमारे एमडी सर के लिए कि आप ऐसा करो कि कुछ एक अमाउंट 1000 करोड़ पूरा नहीं तो थोड़ा, हाँ, एक दे थोड़ा। तो एमडी सर ने लकीली बोला कि चलो ठीक है, मेक सेंस, अगर ये क्लिक हो गया तो आगे का दरवाजा वेल्थ मैनेजमेंट के लिए भी खुल जाएगा, इन टर्म्स ऑफ not only that we will be able to raise the funds but we will also be able to acquire the clients. So that became a fantastic client acquisition tool for us. और उस अपॉर्चुनिटी के वो मैंने दोनों हाथ से ग्रैब कर लिया। और कितना उन लोगों ने तो लकीली हम लोग ने कुछ पहले 6 महीने के अंदर 100 करोड़ के आसपास पैसा लेके आ गए। 100 करोड़। और आप बिलीव नहीं करोगे, हमने ऐसी विश लिस्ट बनाई लिटरली कि पहला नाम अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, ये ऐसा हम लोगों ने फैंसी नाम्स बनाए। और ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जितने भी CXO है, फिर बड़ी बड़ी कंपनी है, ऐसे हम लोगों ने विश लिस्ट बना के रखे थे, क्योंकि हमको सबसे बड़ा एडवांटेज था कि ये लोगों को अगर ये चीज़ चाहिए तो हमारे से ही मिलनी है। एग्जैक्टली। और हम ऑफिशियल एमडी सर के कैबिन से कार्ड लेके जाते थे कि भाई ये टाटा कैपिटल के एमडी के ऑफिस से आया है और ये आपको अगर ये चीज़ में रुचि है, इन्वेस्टमेंट करना है तो ये लोग के थ्रू आप कर सकते हो। तो वैसे मैं पर्सनली हर्षा भोगला जी के घर पे गया हूँ। ऐसा बहुत सारा चीज़ मैंने किया। अमिताभ बच्चन के घर पे जाके मैंने बाहर जाके मैंने कोल्ड कॉल करा है और वहाँ से पहुँच के ऐश्वर्या राय बच्चन का इन्वेस्टमेंट लाया हूँ। ऐसे बहुत सारे मेरे अचीवमेंट्स रहे हैं। तो और हीरो मोटर ग्रुप है, HDFC अर्गो है, वहाँ से मैंने 20-20 करोड़ का चेक लाया है टाटा कैपिटल वेल्थ के लिए। क्या बात, प्रेफरेंस मतलब ये सिर्फ पूरा आपने एकदम हार्डकोर जमीन पे उतर के मेहनत करके आपने लिया। ऑसम। तो ये चीज़ को मैंने अपना करियर का सबसे बड़ा स्टेपिंग स्टोन बना लिया, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ था। एक ब्रांड टाटा, हाँ, जिसका कोई दो राय नहीं है कि इसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा कि एक्सक्लूसिविटी थी आई गेस। हाँ, प्रोडक्ट कि भाई प्रोडक्ट में मेरिट्स था कि अगर किसी को 8.33% टैक्स फ्री वाला चीज वो भी टाटा का मिलना है तो इट वाज अ नो ब्रेनर। तो मेरा सेकंड स्ट्रेंथ बन गया प्रोडक्ट, और तीसरा एक्सक्लूसिविटी कि भाई ये अगर किसी को चाहिए तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ही मिलेगा। तो ये तीनों डेडली कॉम्बिनेशन था। तो हमने पूरा राशन पानी लेके जेन्युइनली हम लोग ने 12-12, 2-2 बजे तक काम किया है ये चीज़ को लेने के लिए। Amazing. तो ये जो हमने 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल जो मेहनत किया है ना, वो मेरा आज का पूरा आप बोल सकते हो कि फाउंडेशन है। फाउंडेशन आज उसका फ्रूट्स आज भी हम एंजॉय कर रहे हो। तो सर यहाँ पे जो 1-1.5 साल का आपका पीरियड था, तो आपने टोटल कितना फिर आपने सेल्स किया था? वाह, वो करीब हम पूरा सेटअप मिला के हमने करीब 1000 करोड़ के आसपास रेस किया होगा। मतलब जो टारगेट था वो आपने ओवर अचीव कर लिया। कंपनी भी एम्बिशियस हो गई, कंपनी में भी और ट्रांचेस रेस। अच्छा, और क्योंकि कंपनी को भी कॉन्फिडेंस आ गया कि मार्केट में एक्सेप्टेंस देख लिया तो ऑटोमेटिकली फिर वो बढ़ते गया। तो इस टाइम सर आपका इस फील्ड में इंसेंटिव्स कितना बना फिर? आई मीन ऑनेस्टली मुझे याद इतना पर्टिकुलरली याद नहीं है, बट अच्छा खासा पैसा बनाया होगा मैंने जॉब से। तो मैं जॉब से तो 3-4-5 गुना बनाया होगा। हाँ, वो 8-9 लाख तक 8-9 लाख का तो आपका पैकेज था आराम से। तो उसका 3-4 गुना आपने ये साल बनाया। ऑसम। फिर उसके बाद सर उसके बाद जर्नी क्या रही? फिर आपने टाटा में ही आपने तो ये जो सारी चीज थी ना, फ्रेंकली स्पीकिंग आई वुड से 2017-18 टिल दैट टाइम यू कैन से माय स्ट्रगल फेज वाज ऑन। 17-18 स्ट्रगल फेज इन द सेंस सीख रहे थे, थोड़ा बहुत पैसा बना रहे थे, थोड़ा बहुत जो बैड डेब्ट्स थे, थोड़े बहुत जो रेगुलराइज होने के लिए जो करना था, ये सारा जर्नी हमारा 2018 तक चला। ओके। तो 2018 में आपने जॉब कर रहे थे तभी? हाँ। और लास्ट जॉब कौन सा था आपका?
ये अच्छा, अपना टाटा कैपिटल। नहीं, आदित्य बिरला मनी वाज माय लास्ट सो आफ्टर टाटा कैपिटल आपने आदित्य बिरला में गए? नहीं, तो 2016 तक था। मैंने 2016 से कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ दिया था। ओके। और 2016 जुलाई 2016 से मैंने सोचना शुरू किया था, और एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन हुआ दिसंबर 2016 से। 2016 से आपने खुद का चालू कर दिया। तो यहाँ पे सर, जब आप खुद की जर्नी पे जा रहे हो, उसके पहले आपका लास्ट जॉब, आपका लास्ट सैलरी तो आपने बता दिया 1.5 लाख रुपीस था, आई गेस आदित्य बिरला में करेक्ट। सर अभी क्योंकि आपने इतना एक्सटेंसिव जॉब किया था और एक ऑलमोस्ट 25,000 से लेके आप 1.5 लाख तक गए, उसके अलावा मेरे को तो लग रहा है एवरेज इंसेंटिव्स भी आप ले रहे थे। करेक्ट। अपने सैलरी जितना। इनफैक्ट उस तरह से मेरा इंसेंटिव होता था कि उस वक्त सारी चीज़ हमारे घर पे, चाहे वो टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज, एसी, गोल्ड, सारी चीज़ मुझे इंसेंटिव से मिल रही थी। सब कुछ इंसेंटिव से आ रहा था, और मतलब आपका पैसा सेव हो रहा था। कोई एक जन बहुत सही बोल रहा है कि आपका दाल चावल चलाना है तो सैलरी चलाएगा, बिरयानी खानी है तो इंसेंटिव कमाना पड़ेगा। सो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट जर्नी पे लेके जाऊंगा आपको, फिर मैं आप बताऊँ 2016 से, बिकॉज आपने स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट में बताया कि आपका एक्चुअल वेल्थ क्रिएट हुआ 2016 के बाद, 18 से बाद। हाँ, तो उस पर मैं आऊँगा। बट इस ओवरऑल अपने जॉब के पीरियड में सर आपने इन्वेस्टमेंट्स को किस तरीके से, पर्सनल इन्वेस्टमेंट कहाँ निवेश किया आपने पैसे को, क्या किया आपने पैसे का, जिससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपने अपने अंदर क्या लाया, जिससे आज आप फाइनेंशियली फ्रीडम एंजॉय कर रहे हो, और आपका ओवरऑल कॉर्पस आपने क्या बनाया आज की डेट तक? पहले तो सर आप ये बताओ कि ओवरऑल कॉर्पस कैसा आपका दिख रहा है आज टू डेट? अगर आज की बात करूँ तो करीब 11.5 करोड़ तक हम पहुंचे हैं। 11.5 करोड़ रुपीज। 11.5 करोड़। ये मेरे को लग रहा है सर टॉप 1% के भी 1% इंडियन सिर्फ अचीव कर पाते हैं। और आपने 2018 तक जॉब किया, मतलब 7 सालों में आपने ये बिल्ड किया, प्लस आपका जो पुराना बैकग्राउंड था। तो सर ऐसा क्या किया आपने जो आपको 11.5 करोड़ तक करने में क्या इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? क्योंकि आपने जॉब जर्नी बता दी, फिर 2016 के बाद हम देखेंगे। सबसे पहला तो मुझे आपको वापस 2011 में लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज दैट वाज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ माय वेल्थ क्रिएशन जर्नी। आई गॉट मैरिड। ओके। आई गॉट मैरिड इन 2011। तो 2011 में मेरा शादी हुआ, और ये भी एक बहुत बड़ी ड्रामेटिक कहानी हमारी। तो जैसे हमारे में कैसा होता है ना कि हमको समाज की बहुत पड़ी होती है। हम लोग सोचते हैं कि समाज ये बोलेगा, समाज वो बोलेगा, समाज के लिए ये करना है, समाज के लिए वो करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी जर्नी इस दौरान बहुत नाजुक होती थी। तो बट मम्मी डैडी का ऐसा था कि हम 2 भाई हैं, तो बड़े भाई का शादी अच्छी तरह से हुआ, फिर मेरा शादी 2011 में हुआ, तो हमारी भी शादी अच्छी करनी थी। मेरी वाइफ के यहाँ से भी एक था कि अच्छे से करना है, लास्ट शादी है घर का, वो भी छोटी बहन है घर की, तो अच्छी तरह से करना है। तो हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड लेके, लोन लेके खर्चा उठाया, जो ऑनेस्टली मेरी वाइफ को नहीं पता था। वो सारी चीज़ उससे छिपी हुई थी। तो ये बट ठीक है, एक लास्ट इवेंट था घर का, तो हमने बोला कि चलो ठीक है, आगे का देखे जाएंगे। और लकीली जॉब ठीक ठाक चल रहा था, इंसेंटिव्स आ रहा था, तो ऐसा सोच के रखा था कि ये ज़्यादा लंबा तक चलने नहीं वाला है, इसको सब हम स्क्वायर अप कर सकते हैं। उतना कॉन्फिडेंस था हमारे में। तो बहुत सारा अलग अलग तरीके के सोर्सेज से हम लोग ने थोड़ा खर्चा लिया, और अच्छी तरह से शादी की। मतलब उस टाइम के जितना आपके कैपेसिटी था उससे उससे कहीं गुना अच्छे में आपने बोलते ना हिंदी में कहावत है कि अपने को चद्दर पैर से ज्यादा नहीं फैलानी चाहिए, पर हमने बहुत ज्यादा फैला लिया था। अच्छा, शादी मतलब एकदम धूमधाम ग्रैंड किया आपने? ग्रैंड नहीं बोल सकते, बट उस टाइम के मतलब जो आपके कैपेसिटी थे उसके हिसाब से आपने हमारे जो कैपेबिलिटीज थे उसके, तो हाँ उसके हिसाब से आप बोल सकते हो ग्रैंड। 10x ग्रैंड था वो। यस। ओके। तो ये आप मिस्टेक समझ रहे हो कि क्या था वो? बिकॉज आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज सर आज नॉर्मल जनता यही कर रही है, बर्थडे पार्टी में खर्चा उनको ज्यादा करना है समाज को दिखाने के लिए, उनको वाइफ का एनिवर्सरी मनाना है समाज को दिखाने के लिए, उनको शादी में ज्यादा स्पेंड करना है, उनको कपड़े अच्छे पहनने, उनको आईफोन लेना है सबको दिखाने के लिए। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वो डिसीजन आपका सही था? बहुत डिबेटेबल सब्जेक्ट है सर, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्यों। कोविड जब से हुआ है ना, तब से 2 स्कूल ऑफ थॉट्स चल रही है कि भाई अभी जी लो, पता नहीं कल जिएंगे नहीं जिएंगे। और जिस तरह से आज यंग लोगों को अटैक आ रहा है, तो वो भी एक स्कूल ऑफ थॉट जो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या करा है ना, इस चीज़ को हमने बहुत करीबी से देखा। मेरा खुद का लर्निंग भी मैंने बहुत करीबी से, एक्सपीरियंस खुद का मैंने इसमें इम्बाइब किया है। तो हमने क्या कराना है कि हमने एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में वेकेशन प्लानिंग, योर एस्पिरेशनल प्लानिंग, ये सब चीज़ भी डाली कि अगर आपको आईफोन भी लेना है ना, तो आपको प्लान करके लेना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि आईफोन नहीं लेना चाहिए, हम नहीं बोल रहे कि आप वेकेशन मत जाओ, हम बोल रहे बिल्कुल जाओ,
बट प्लान करके करो, बैलेंस करके करो, और सारी चीज़ अचीव करके बैलेंस अप्रोच से चलो। तो जो आपका क्वेश्चन था कि ये मेरा डिसीजन गलत था, अगर मैं इन्वेस्टमेंट एंगल से बोलूँ तो हाँ गलत था, बट अगर मैं इमोशनल क्वेश्चन से देखूँ आज तो मेरी शादी वापस नहीं होने वाली है, नहीं होने वाली, वो हो गई। तो वो जो मेमोरीज मैंने बिल्डअप की है आज भी हम लोग चेरिश कर रहे हैं उसको। एग्जैक्टली, तो याद भी तो रहना चाहिए कि भाई था जुगाड़ करके किया था तो अच्छा था। एग्जैक्टली। तो मैं गलती ये बोलूंगा कि मैंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया था। मैंने शायद अगर अभी जैसे इसका सीख कैसे हम इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे अभी, तो जैसे हमारे जो ऑफिस के कलीग्स हैं जिनको मैं फ्रेशर तरीके से हायर करता हूँ, जिनका मेरे पास मैंने उनके लाइफ का पहला जॉब मेरे साथ हो रहा है, देयर फर्स्ट सैलरी इज विद अस। करेक्ट। तो उनको मैं डिसिप्लिन में मैं समझाता हूँ मेरी पूरी जर्नी, और उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई देखो आप एक्स अमाउंट आप कमा रहे हो, तो आपको आपके एक्सपेंस को 2 क्वेश्चन में डिवाइड करना है। पहला क्वेश्चन होता है कि कोर एक्सपेंसेस, जैसे रोटी कपड़ा मकान जो करना ही है, उसके बावजूद उसको करने के बाद आपके पास शायद कुछ पैसा बचना है, ठीक है, तो वो जो होता है उसको आपको सैटेलाइट में डालना है। जैसे सैटेलाइट में डालना है, कोर और सैटेलाइट। तो कोर यानी जरूरत वाली चीजें, सैटेलाइट वाली एस्पिरेशन वाली चीजें, जो शायद आप डिले कर सकते हो। जैसे गाड़ी लेना, जरूरी नहीं आज के आज गाड़ी लेना है, बट अगर बच्चे की पढ़ाई करवानी है तो वो आज ही करनी है, उसको कोर बोलते हैं। घर का ईएमआई जा रहा है या रेंट जा रहा है तो वो कोर हो गया, उसको आप ढकेल नहीं सकते हो। तो कोर ऐसी चीज है जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सैटेलाइट ऐसी चीज है जहाँ पे कंप्रोमाइज टाइम पॉइंट ऑफ व्यू कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंप्रोमाइज परमानेंटली करना है, कंप्रोमाइज टेम्पररी करना है, खाली डिले करना है कि भाई अगर आपको आज करना है तो आप 6 महीने के बाद करो या प्लानिंग करके करो। तो इसको हम लोग प्लानिंग में ही डाल देते हैं, ताकि ये जो नए लोग आते हैं हमारे पास जिन्होंने जस्ट करियर शुरू किया है, या जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरी जो इनकम है आज वो मेरे सारे एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर सकते हैं, Exactly. तो उनको मैं ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि आप प्लान करके कीजिए, आप उसको किस्सों में बांट के करिए, ताकि ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाला जो चीज़ है वो एटलीस्ट आपको पॉजिटिव रखेगा कि मुझे कोई मना नहीं कर रहा है, मुझे कोई डिस्करेज नहीं करना है, मुझे खाली इतना ही समझा रहा है कि ये चीज़ को आप प्रायोरिटाइज करो, ये चीज़ को आप थोड़ा बाद में करो, और प्लस एक मोटिवेशन भी रहेगा एक गोल तक भागने के लिए अपने को। एग्जैक्टली। तो सर वो क्योंकि आपने शादी ग्रैंड किया था, तो क्या इन्वेस्टमेंट की जर्नी थी आपकी 2016? तो जैसे मैंने बोला आपको, मेरा 2011 में शादी हुआ। शादी के बाद जैसे ही वाइफ के साथ थोड़ा और कंफर्टेबल होने लगा, सारी चीज़ें हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे, तो वाइफ को सबसे पहला चीज़ ये मुझे बताया गया, सो माई मेंटर टू सब्जेक्ट कॉल वेल्थ मैनेजमेंट इज माई वाइफ, you know, because we both come from a very different family background. तो मेरी ही फैमिली कैसी थी ना कि आज पैसा है ना तो खर्चा कर लो, आज में जियो। ये थॉट था बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी जो फैमिली थी दैट बिलोंग टू रिच फैमिली। तो जैसे वो भी है, होता है ना कि एक ज़माने में जब एम्बेसडर गाड़ी लॉन्च हुई थी तो लॉन्च के वक्त हमारे घर पे 6 एम्बेसडर थी लॉन्च के वक्त, तो वैसी लाइफस्टाइल जी है हमारे फैमिलीज ने। तो मेरे फादर के साइड से हमेशा ऐसा था कि पैसा है तो एंजॉय करना है, वेकेशन जाना है, उड़ाना है बेसिकली। करेक्ट। और मेरे वाइफ के फैमिली वाले कंप्लीट डिफरेंट ख्याल के। उनको ऐसा है कि आज जो है वो भगवान की दया से है, कल शायद सेम ना हो, सिचुएशन बदल सकती है, तो आपको पैसा संभाल के रखना भी चाहिए। तो वो एक्सट्रीम था, ये एक्सट्रीम था। बट लकीली जब मैं और मेरी वाइफ कॉन्वर्जेशंस करते हैं तो हम कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम दोनों एक म्यूचुअल कंसेंट में आते हैं कि ना ही बहुत कंजर्वेटिव होना है और ना ही ज़्यादा अग्रेसिव होना है, हमको एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। एंड लकीली माई वाइफ इज जेन्युइनली वेरी वेरी सपोर्टिव। एक तो वो पर्सनली वेल क्वालिफाइड है, उन्होंने खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर किया है, तो मेरे को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है मेरी लाइफ में। बिकॉज जब आपके पार्टनर इक्वली क्वालिफाइड हो या आपसे ज्यादा क्वालिफाइड हो तो वो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बिकॉज वो मैच्योरिटी लेवल, वो अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग लेवल पे, प्लस फर्स्ट अटेम्प्ट सीए क्लियर कर ही बहुत कम लोग पाते हैं। आई बिलीव 5 to 6% लोग खाली कर पाते हैं। और अगर 1%, oh I don't know, so 1%, actually it is not even 1%, what I am told is 0.01%। मतलब 100 में से, मतलब सॉरी 200 में से, लाख में से
एक रन कर सकता है एक First लाख attempt से। में? हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट। जस्ट इमेजिन। तो मतलब ये तो जेन्युइनली एक ऐसी चीज है कि वेल टू ओवर क्वालिफाइड पार्टनर है तो Yes. जिनका एक सपोर्टिव और एक अपने को ब्रेन मिल जाता है। हाँ, Okay, फिर उसके बाद सर कैसा तो हुआ? वो ये जो फाउंडेशन मेरे वेल्थ जर्नी की है ना, वो 2011 से शादी के बाद इमीडिएटली शुरू हो गए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शादी हमने लोन लेके क्रेडिट कार्ड का पैसा खर्चा कर करके करा था। तो 2014 तक मेरी वाइफ ने मुझे एस्टिमेशन बना के दिया था कि विशेष 2014 तक अपने को ये जीरो करना है। सारे पहले लोन, और कितना लोन था सर एक मोटा मोटा अगर आप बता पाओ तो? जितना हमने जीरो किया मैंने 18-20 लाख का होगा। 18-20 लाख का। उस टाइम 18-20 लाख का मतलब मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ ये 40-50 का रहेगा, उससे भी ऊपर रहेगा। उससे भी ऊपर रहेगा। तो मतलब अगर ये जमाने में 150 लाख का लोन क्लियर करना है, आपने उस टाइम पे 18 से 20 लाख का। करेक्ट। ओके ओके। और आपने जीरो किया 2014 में फिर या जीरो? जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत बहुत अहम भूमिका मेरी वाइफ ने निभाई है। बिकॉज बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हरसेल्फ, शी वाज आल्सो हैविंग अ फार मोर सिक्योर्ड, फार मोर सुपीरियर जॉब देन व्हाट आई यूज्ड टू हैव। बिकॉज मेरा हमेशा बाय गॉड ग्रेस, बाय मेरे गुरुदेव की कृपा से मेरे टारगेट्स हो रहे थे, तो मुझे इंसेंटिव मिलके मेरा अर्निंग होता था। करेक्ट। बट माइंडसेट नहीं था सेविंग्स वाला। माइंडसेट हमेशा, जैसे मैंने आपको बोला, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब चीज हम मानते थे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। हाँ। हर टाइम वेकेशन पे चले जाना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐश करना, होटल में खाना खाना, ये सब हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता था। तो कभी सेविंग्स नहीं हो पाया। अर्निंग्स था, सेविंग्स कभी नहीं हो पाया। तो जब वाइफ ने शादी करके जो डिस्कशन किया, फिर पता चला कि वाइफ का पोर्टफोलियो ऑलरेडी आज एक डिसेंट अमाउंट का है, तो हमने सोचा कि यार हमारा तो नेगेटिव में है, मैं -20 लाख पे हूँ और वो प्लस में है। तो वही काफ़ी डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग था। बट लकीली बाय गॉड ग्रेस वाइफ वाज वेरी सपोर्टिव। ऑफ कोर्स शी आल्सो हैड टू अंडरगो लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, बिकॉज वो एक हमारे इंडियन कस्टम्स में है ना कि कभी भी फीमेल्स को वो नज़रे से कोई देखता ही नहीं था कि उनके पास नॉलेज होगी, उनके पास इंटेलेक्चुअल होगा, हमारा ईगो अलाउ नहीं करता है। हाँ, उनके पास वो क्षमता है। तो स्टार्टिंग में स्पेसिफिकली उस टाइम, हाँ, उस टाइम उनके नॉलेज को हमारा ईगो, मतलब बहुत सारे मेंस का ईगो अलाउ नहीं करता था कि यार मैं उनकी बात सुनूं, मैं तेरी बात कैसे सुन सकता हूं, या उनको क्यों सुनूं, एग्जैक्टली। बट लकीली माय वाइफ टुक अ वेरी बोल्ड स्टैंड। She built that courage to make me prove wrong. And of course, as a normal human, मेरा भी ईगो हर्ट होता था 100% कि भाई तू कौन आई बताने वाली, मैं अपना तरीके से जीऊंगा, तू अपने तरीके से जी। ये वो सब स्टार्टिंग में हर थोड़ा सा चीज में चलता रहता है। बट as I said, because of guidance and blessings of Gurudev and my God, समझ जाता था चीज ऑटोमेटिकली, और धीरे धीरे मैं सुनने लगा। अंदर से तो था पक्का कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है खुद, तो सही बोल रही, बट जस्ट बिकॉज़ वो ज्यादा चीज समझती है हमारे से, ये सब चीज नंबर्स में कमांड आता है, और पैसा भी कमाती थी ज्यादा। तो वो भी एक था कि भाई पैसा भी देखा है, क्वालिफिकेशन भी है, और उनके लाइफस्टाइल जो घर के थे सेविंग्स वाले, वो सारे चीज को अगर मैं जोड़ दूं तो बट ऑब्वियस कि वो मेरे से काफी वेल क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस थी सब्जेक्ट कॉल वेल्थ मैनेजमेंट के लिए। मैं तो दूसरे लोगों को करवा रहे थे आप, खुद क्या कर रहा था वो मैंने कभी जाग के देखा ही नहीं, वो रिलेशन कभी था ही नहीं। तो ये सारा चीज 2014 तक चला। फिर 2014 में मैंने और वाइफ ने डिसाइड किया कि अभी खुद का घर बनाएंगे। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जो आज की जनरेशन के लिए सबसे बड़ा जो एक होता है ना कि खुद का घर बॉम्बे में, वो भी इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो हमारा भी वही था कि भाई पहले सबसे पहले घर लेना है। सो अभी जहाँ पे आप रह रहे थे सर, वो खुद का घर था, रेंट पे था? नहीं, अभी खुद का है। नहीं, अब उस टाइम जब आपने डिसाइड किया कि मैं अभी हम खुद का घर लेंगे, अच्छा रेंट पे था, ओके। तो मतलब जो आप, हमारा खुद का भी घर था, बट अनफॉर्चुनेटली वो रीडेवलपमेंट में अटक गया था। तो 2007 से जब मेरा डैड का वो अटैक का सीन हो रहा था, तब हमारा वो रीडेवलपमेंट में चले गया था। तो 2007 से लेके 2000 हम लोग को अभी जाके पोजीशन मिला 2 साल पहले, यानी 18 साल के बाद, वो 18 नहीं 16-17 साल के बाद। उसके अलावा आपने एक घर बिल्ड करने का सोचा फिर? हाँ, तो वो जो था, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ काम का ही नहीं था, क्योंकि वो डेवलपमेंट में अटका था, तो हमारे कुछ ऐसे भी कुछ काम का नहीं था। तो ये सारी चीज उस वक्त से हम गुजर रहे थे। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ ना कि एक टिपिकल इंडियन लोअर मिडिल क्लास फैमिली की कहानी हमारी भी थी, बट लकीली क्वालिफिकेशन हमको बहुत काम आया। हमारी क्वालिफिकेशन जो थी हमको बहुत कम आया, और एक राइट पार्टनर लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो लकीली आई वाज ब्लेस्ड कि मुझे निशा जैसी वाइफ मिली, क्वालिफाइड, सूझबूझी, करेज वाली,
इंडिपेंडेंट। तो उन्होंने मेरे को बहुत चीज़ समझाया कि आपको इनकम हो रही है बट आप चैनलाइज सही जगह पे नहीं कर रहे हो, तो क्या काम का। तो तुम अगर सही तरह से चैनलाइज करोगे, फिर उसने बीइंग अ मैथमेटिक्स क्वीन उसने मुझे कुछ मैथमेटिक्स दिखाए हैं कि इतने सेव करोगे तो इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, इमेजिन करो कितना होगा। जस्ट इमेजिन ये 2016 में बता रहे थे, जब आज 2014 में, जबकि वो उस टाइम अवेयरनेस नहीं था। आज तो अवेयरनेस है, 10,000 की SIP 10 साल तक करो को 1 करोड़ बन जाएगा, बट उस टाइम तक ये XIRR कितना बढ़ेगा वो सब किसको समझ नहीं था। और उस टाइम अगर उन्होंने बताया, दैट मींस सो बेसिकली जो मैं थियरी में था वो प्रैक्टिकल में कन्वर्ट होने शुरू हुआ मेरे पर्सनल, मेरे लाइफ के लिए। ओके। और मैं क्लाइंट्स के लिए कर रहा था, बट ऑनेस्टली 2000 जब तक मेरा जॉब चल रहा था ना, इट वाज मोर ऑफ अ सेलिंग। ऑफ कोर्स मैंने कभी भी लाइफ में मिस सेलिंग नहीं किया है, बट कभी भी वेल्थ मैनेजमेंट को सही मायने में 2014 तक मैंने बोल सकता हूँ कि मैंने नहीं समझा था, 2016 तक बोल सकता हूँ। जबकि आप बेच रहे थे बट आपने कभी अपने लिए नहीं समझा, ऐसा प्रोडक्ट खाली सेलिंग के लिए, प्रोडक्ट सेलिंग अप्रोच जैसा था। ओके। और यस, चिराग तले अंधेरा टाइप हो गया ये। हाँ, पेरेंट्स के संस्कार थे कि किसी के साथ गलत नहीं करना है, खुद के फायदे के लिए कभी गलत नहीं करना है, तो वो था जहन में। जो गुरुजी भी बोला करते थे कि अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। करेक्ट। और मेरे को मेरे गुरुजी की 2 लाइन हमेशा याद रहती है। उन्होंने और मेरी मम्मी का और मेरे डैडी का सेम कहना है कि देख बॉस, लाइफ में पैसा बहुत कमाएगा, करेक्ट, बट कैसा पैसा कमा रहा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तूने गलत करके पैसा कमाया होगा ना तो गलत चीज में खर्चा होना है, मेडिकल में जाएगा, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस में जाएगा, अनडिजायर्ड एक्सपेंसेस हो गए गलत कमाया तो। बट सही तरीके से पैसा कमाएगा, लोगों की दुआ लेके पैसा कमाएगा ना, तो तू जहाँ चाहेगा वहां खर्चा कर पाएगा। एग्जैक्टली। तो वो चीज फिट था दिमाग में कि अपने को ये चीज पकड़ के ही चलना है। और दूसरा जो आपने बोला ना कि हर लोगों के लाइफ में चैलेंजेस आना ही है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में खाली 2% ऐसे लोग हैं फाइनेंशियली जिसको कभी फाइनेंशियल चैलेंज नहीं आने वाले हैं। 98% को कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आने ही वाला है। तो मेरे गुरुजी का हमेशा ये कहना होता है कि रिमेंबर दिस, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी। सो इफ यू आर गोइंग थ्रू बिगेस्ट जॉय ऑफ योर लाइफ, डोंट गेट कैरिड अवे। रिमेंबर दैट कि दिस इज गोइंग टू बी अ टेम्पररी अफेयर एंड वाइसा वर्सा। कभी भी बहुत बड़ी कठिनाई से भी गुजर रहे हो, डिफिकल्टीज से फेस कर रहे हो, तो अपने मैसेज, अपने बॉडी को मैसेज दो, अपने माइंड को मैसेज दो कि ये भी एक फेज है, निकल जाएगा, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। तो ये 2 जो चीज़ है ना मेरे लाइफ की, वो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस देता है अंदर से। Exactly. और प्रैक्टिकली ये चीज हो रही है। आप देखो ना, कोई भी फेज किसी का परमानेंट नहीं रहता है। कभी किसी का सितारा रातों रात कोई करोड़पति बन जाता है, रातों रात करोड़पति बेचारा गरीब बन जाता है। तो ये सबके लाइफ में होना है। तो ये चीज एक चेक पे रखती है कि कभी भी हवा में नहीं उड़ना है और कभी भी जमीन में सोना भी नहीं आना है। एग्जैक्टली ट्रू। आपको बैलेंस रखनी है। तो ये चीज हेल्प करती है। तो सर यहाँ से फिर आपका घर लेने का जो सपना था वो आपने पूरा फिर किया कैसे? तो जब भी हम ये फेज से गुजर रहे थे, तो कंसिडरिंग माय वाइफ्स इनकम, माय इनकम एंड व्हाटएवर पोटेंशियली वी कुड सेव, हमारा बजट बन रहा था 65 लाख का। कि भाई 65 2014 का। हाँ। तो 60-65 लाख से ज़्यादा हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। वो हमने कैलकुलेशन, बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया ये सब मैथ्स आता था मेरी वाइफ से। हाँ। तो वाइफ ने बता लिया था कि भाई आप 60-65 लाख के ढूंढते, और हम निकल पड़े ढूंढने को। हम रहते थे घाटकोपर में, बट मेरा और मेरा वाइफ का हमेशा से ऐसा था कि हमको वो टिपिकल एनवायरनमेंट में नहीं जीना है, गुजराती क्राउड। हमको थोड़ा बाहर जाना, हमको थोड़ा बाहर जाना था, लोगों के साथ मिक्स होना था, थोड़ा ओपन माइंडेड कल्चर में जीना था। तो हमने सोचा कि हम टिपिकल गुजराती वाले एरिया में या बिल्डिंग में प्रेफर कम करेंगे। तो हमने ढूंढना शुरू कर दिया। और एक्चुअली में ये भी था कि हम घाटकोपर में अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, बिकॉज घाटकोपर नॉर्मली हमेशा बजट वाइज हाई होता था। तो ये दोनों चीज़ थी। तो हमने 6 महीना तक स्ट्रगल किया क्योंकि हमारा बजट कम था। तो हमको हमारी चॉइस की मिल ही नहीं रही थी। फिर भांडुप में हमने नेपच्यून में एक घर देखा, बहुत पसंद आ गया। देखते ही वो बोलते ना फर्स्ट टाइम, बोलते ना एक नजर में फर्स्ट साइट, वैसा हो गया दोनों को। कोइंसिडेंटली दोनों को अंदर से घंटी बजी कि यार अभी तो यही करना चाहिए। बट बहुत सारा डिस्कशन, 3 मीटिंग किया ओनर के साथ। फाइनली ओनर बोला कि 1 करोड़ 5 लाख, उससे 1 रुपया नीचे नहीं होना है। मतलब 45 लाख 40 लाख का डिफरेंस, 40-45 लाख का डिफरेंस था। अभी हमने बोला यार करना तो यही है, वरना नहीं करेंगे। तो बीवी ने बोला मैं जुगाड़ लगाती हूँ, तुम जुगाड़ लगाओ। तो वाइफ आके बोली कि एक काम करते हैं, मेरा जो गोल्ड है ना ऐसा भी मैं पहनती नहीं हूँ, कुछ काम का नहीं है। तो वो सब बेच बाच के उसका 10-15 लाख खड़ा हो रहा था।
ओके, तो गैप थोड़ा कम हो गया। फिर मेरे कुछ क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं, मीन्स दे आर एज गुड एज माई फादर फिगर, तो उनके साथ मैंने डिस्कशन करी कि सर ऐसा ऐसा है, प्लीज़ गाइड मी व्हाट आई शुड बी डूइंग। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे 3 क्लाइंट्स ने मुझे 10-10 लाख रुपए दिया। क्या क्लाइंट्स ने, मतलब ऐसा रिलेशन आपने, और ये क्लाइंट तब बने थे जब आपका जॉब के क्लाइंट थे, ये ऐसा नहीं कि खुद के बिजनेस क्लाइंट, उनको पता है ये मतलब टाटा कैपिटल के एम्प्लॉय है। मतलब मैं वो सोच रहा हूँ कि किस लेवल का आपने रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड किया रहेगा आपने। तो उस लेवल का मैंने ट्रस्ट गेन किया था उन्होंने। वी वर लाइक अ फैमिली मेंबर, और मैं जेन्युइनली मेरे लाइफ में कोई भी चीज़ होता था तो ये मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिसके साथ मैं आज भी पर्सनल लेवल पे डिस्कशन करता हूँ, गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वीडियो जरूर आप उनको भेजना, उनको लगेगा कि यार आपने क्या बात किया था। Awesome. तो उन्होंने मुझे बोला, 1 सेकंड नहीं लगा उनको ये बोलने में कि विशेष तू ये ले ले, जितना आप कम पड़ेगा हम बैठे हैं। व्हाट टच्ड मी वाज कि दे न्यू दैट कि दिस इज अ बिग डिसीजन इन माय लाइफ, सो दे सपोर्टेड मी टू दैट एक्सटेंट कि बॉस ये का मैं तुमको ब्याज भी नहीं देना है। अच्छा, तुमको जब देना है तुम वापस, जब देना है वापस करो, हम सामने से नहीं बताएंगे, मेरे को इतना पता है कि तू किसी का पैसा रखने वाला नहीं है, तू वापस देके जाएगा, तो तेरे को जब सही लगे तू वापस देके जाना। तो दैट टच्ड अस, बट बोथ मी एंड वाइफ वर वेरी क्लियर कि हम किसी का हेल्प लेंगे, बट उसको ऐसा या उसका मिस यूज नहीं करेंगे। तो मैंने क्लाइंट को बोला कि सर आप के लिए मेरा रिस्पेक्ट आज 3 गुना बढ़ गया है, बट मेरे लिए आपको अगर रिस्पेक्ट इंटेक रखना है, मेरा रिस्पेक्ट आपके बुक्स में, तो आपको मुझे एक फेवर करना पड़ेगा कि आपको एफडी का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप अगर मेरे को पैसा नहीं देते तो शायद एफडी आप करते तो आपको 8% इंटरेस्ट मिलना था। तो मैं आपको 8% इंटरेस्ट के साथ अगर आपको मंजूर है तो मैं आपका दोनों हाथ स्वीकार करके ले लूंगा। बहुत कन्विंस करने के बाद उन्होंने बोला चलो ठीक है, तेरा रिस्पेक्ट भी इंटेक रह रहा है, तेरा काम भी हो रहा है, और हमारा जो इंटेंट है तुमको हेल्प करने की वो भी हो रहा है, तो हम करते हैं ऐसा। तो ये डिसीजन फिर इमीडिएटली मम्मी डैडी को बुला लिया, जब फाइनेंसिस लगा कि सिक्योर हो रही है, मम्मी डैडी को बुलाया, बड़े भाई को बुलाया, मेरी बीवी की वाइफ और उनके हस्बैंड को बुलाया, सबको दिखा दिया। टच वुड सबको एक ही नज़र में पसंद आ गया। तो ये हम लोगों ने डिसीजन ले लिया कि भाई ये करना है। और फिर वहाँ से आपने अपना घर ले लिया। तो वहाँ से हमारी एक्चुअल में सीरियस जर्नी शुरू हुई, वो बिलीफ सिस्टम की कि हम भी इस लीग में बिलोंग कर सकते हैं, हम भी करोड़पति के टैग में बन सकते हैं, क्योंकि करोड़ का घर तो ले लिया था। करेक्ट, हाँ। भले लोन में लिया था, बट ले लिया था। वो लीग में पहुंच गए थे कि अभी हम एक अंदर से आवाज आता है कि भाई अभी तुम यहाँ पे अराइव हो चुके हो। तो ये 2015 की कहानी है। तो फिर जैसे मेरा वाइफ का मैंने आपको बताया, वेरी वेरी डिसिप्लिन, वेरी वेरी कैलकुलेटिव, तो उसने मुझे पूरा मैट्रिक्स बता दिया कि विशेष अभी देख, बिटवीन यू एंड मी एंड कंसिडरिंग योर स्टैंडर्ड एवरेज इंसेंटिव स्ट्रक्चर, हम इतना पैसा बना सकते हैं, हमारा इतना फिक्स कॉस्ट है, हमारा इतना सेविंग्स बन सकता है। तो वहाँ से हमारे लाइफ में SIP सही महीने में जन्म हुआ, चालू हुआ। मेरी वाइफ की 2011 से मेरी वाइफ की SIP थी, चल रही थी इन फॉर्म ऑफ सम और द अदर वे, एंड शी वाज ऑलरेडी बिल्डिंग अप डिसेंट, आई वुड से डिसेंट सेविंग्स फॉर हर। तो वो था वाइफ का हमेशा से डिसिप्लिन। बट सही मायने में 2014 से हमने ये शुरू की जर्नी SIP करने की। और वाइफ ने मुझे बोलो ना कि वो फायदा उठा के मुझे बांध लिया था कि जब तक हम किसी का लिया हुआ पैसा नहीं वापस करेंगे तब तक फालतू फिजिल के एक्सपेंसेस नहीं करेंगे, ना ही वेकेशन करेंगे, ना ही ऐसा अनवांटेड एक्सपेंसेस करेंगे, जो मुझे भी मंजूर था। क्योंकि आज गुड फेथ में क्लाइंट ने तुमको हेल्प किया है तो उनको कभी भी ये तुमको मिस यूटिलाइज नहीं करना है। तो मैं भी वो कमिटेड था कि हाँ सही बोल रही है तू, अपने को ये सब चीज़ कंप्रोमाइज़ करनी ही पड़ेगी। और हमने बहुत मेहनत करी। तो 2014 से लेकर 2016 तक सारा लोन चुकता कर दिया। 2 साल में आपने 2 साल और लोन अमाउंट टोटल कितना? 30 लाख ये नहीं, वो जो होम लोन है वो चालू रखी। अच्छा मतलब मोटा मोटा पैसा आपने ले लिया, दे दिया जिनसे आपने लिया था ना, उसको हम लोग ने वापस कर दिया 2 साल के अंदर विथ इंटरेस्ट। और ये जो चीज करा वो 2016 तक खत्म हो गई, लोन वाली कहानी। बहुत अमेजिंग था सर। यहाँ पे मैं 2 सवाल एक क्विकली पूछना चाह रहा हूँ। बहुत लोग आज डेट में है, करेक्ट, आपने उसको ओवरकम किया। पहले शादी का आपने डेट फटाफट ओवरकम किया, फिर आपने अपने होम लोन का भी 30 लाख ओवरकम किया। 2 आसान एक्शनेबल स्टेप मेरे को बता दो, कैसे कोई भी अपना लोन क्लियर कर सकता है। देखो, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जॉब कर रहे हो आपका पैशन वाला, हाँ, तो आपकी इनकम विल बी अ बाई प्रोडक्ट।
आप हमेशा ज़्यादा कमा पाओगे। करेक्ट। आपको वो कभी भी परेशानी होगी ही नहीं, वो स्ट्रगल होगी ही नहीं कि मैं इनकम कैसे बढ़ाऊँ, ट्रू। क्योंकि आप वो चीज़ कर रहे हो जो आपका पैशन है। एग्जैक्टली। और आपका पैशन कभी आपको रुकने देगा ही नहीं, वो आपकी ग्रोथ लाना ही लाना है। लाना ही लाना है। तो वो एक चीज़ हम दोनों में जेन्युइनली बहुत अच्छी तरह से थी। ओके। उसको जो पसंद था वो कर रही है, मेरे को जो पसंद है मैं कर रहा आप कर हूँ। रहे थे। तो वो चीज़ की वजह से हमारी इनकम एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही थी। ट्रू ट्रू। और दूसरा था डिसिप्लिन, जो ऑफ कोर्स मैं कन्फेस कर रहा हूँ कि मेरी वाइफ की वजह से मेरे में भी आया, बट वो फॉर्चुनेटली हमारे लिए इतना परफेक्ट बैलेंस बन रहा था ना कि हमको जो चीज़ को अचीव करनी थी वो हमारे रीच में दिख रहा था। खाली हमको डिसिप्लिन लाना था और हमको कुछ कुछ चीज़ को कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस करना था, प्रायोरिटी देके कि अभी 2 साल ये प्रायोरिटी रखते हैं कि किसी का पैसा लेने के बाद हम घूमने नहीं जा सकते हैं, हम होटल में खाना नहीं खा सकते हैं फिजूल का, हमको ये चीज़ को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो वो चीज़ हमने एक्सेप्ट की और वो डिसिप्लिन और वो सीरियसनेस के वजह से हमने ये ओवरकम किया। सो बेसिकली अगर किसी को लोन खत्म करना है तो बिल्ड एक्सटेंसिव डिसिप्लिन। यस। पैसा मोटा पैसा बचा के डालते जाओ उस लोन के अंदर, तब जाके खत्म होगा। उससे भी बड़ा चीज मैंने जैसे आपको बोला कि आपको मेक श्योर करना है कि आप जो प्रोफेशन में हो, जब जॉब कर रहे हो, और पैशनेट होना चाहिए, वो पैशनेट होना चाहिए, वो सैटिस्फैक्शन होना चाहिए, क्योंकि तब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी ना कि आज अगर मैं 50,000 कमा रहा हूँ और मेरी जरूरत है 80,000 कमाने की, तो कब होगा? जब तुमको पैशन होगा तब जाके तुम स्लॉक कर पाओगे, तब जाके तुम ओवर अचीव कर पाओगे। 100%। हाँ। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन से भी। तो हर एक लोगों को ये चीज रियलाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मुझे पसंद है, जो मेरे में टैलेंट है, उसको मैं इतना सही चीज तरीके से यूज करूँ या करवाओ ताकि मेरी इनकम बाई प्रोडक्ट बन जाए और बाई प्रोडक्ट हो जाए। बहुत अमेजिंग पॉइंट बोला आपने विशेष, बिकॉज यहाँ पे आज की डेट में कोई पैशन के बारे में बात नहीं कर रहा है, लोग इनकम के बारे में बात कर रहे हैं कि यार अपना पैसा बढ़ाओ, और उसके चक्कर में लोग गलत जॉब में जा रहे हैं। लेट्स से मुझे 80,000 कमाना है, हॉपिंग कर रहे हैं 80,000 और खुश नहीं है अल्टीमेटली, और वो पंगा हो जा रहा है। तो ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि अपने पैशन को फॉलो करो और मेक श्योर करो पैशन से पैसा भी बन जाए। पैशन से पैसा बाय डिफॉल्ट बनना ही बनना है। शॉर्ट टर्म में नहीं बनेगा, लॉन्ग टर्म में बनेगा। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म में भी बनेगा। शॉर्ट टर्म में बन जाएगा, शॉर्ट टर्म में भी बनेगा, क्योंकि आज वर्ल्ड वो अपॉर्चुनिटी फेंक रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई आज सिंपल मेहंदी आर्टिस्ट भी है ना, करेक्ट, वो भी चाहे तो महीने का लाख रुपए कमा सकती है। इस डिजिटल एरा में तो आराम से पॉसिबल है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल टुडे। ये एनवायरनमेंट में अगर आप चाहो उतना पैसा नहीं कमा रहे हो ना, तो आप कहीं ना कहीं कुछ चीज गलत कर रहे हो। या तो आप डिसिप्लिन नहीं हो, या तो आप आपका पैशन वाला जॉब नहीं कर रहे हो, या आप सिंसियर नहीं हो, या आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हो। एग्जैक्टली। या फिर आप अपने आप से ऑनेस्ट हो गए, स्किल लर्न नहीं करो। जैसे आपकी डिग्री ने आपको हेल्प नहीं किया, आपके स्किल ने आपको बहुत हेल्प किया। सही। तो स्किल आप लर्न नहीं कर रहे हो। सर यहाँ पे ऑलमोस्ट हम एंड पे आए हैं पॉडकास्ट के। मेरे को 2016 के बाद का जर्नी का आपको भी जानना है कि उसके बाद क्या ऐसा किया आपने, कैसा हुआ कि तो जैसे मैंने आपको बताया 2014 से 2016 में जो SIP हमने करा, और अच्छा कितने अमाउंट से आपने चालू किया था? तो बिटवीन मी एंड माई वी वर एबल टू सेव समवेयर अराउंड 80,000 के आसपास। 80,000 रुपीज पर मंथ का आपने फर्स्ट SIP चला 2014 में। मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा। मेरा फर्स्ट SIP तो ऑनेस्टली 5,000, 7,000, 8,000 आपने किया। 1,000 रुपए का भी मेरा वाइफ ने किया है। ओके, 2011 के आसपास। 2011 से। तो 2014 में आपने 80,000 से चालू किया। 2014 से, यस। 75-80 मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा हो रहा है, बिकॉज 80,000 2014 और आप कंपाउंडिंग मेरे हिसाब से आप 20 तक तो आप अचीव कर चुके रहेंगे, 2020 तक आपका कंपाउंडिंग अचीव करेगा। उसके बाद सर कैसा रहा जर्नी फिर? तो फिर 2016 में जब ये लोन पे बैक कर दिया ना, तो कॉन्फिडेंस का यह हो गया कि अभी यहाँ से अपने को पीछे नहीं मुड़ना है। अभी अपना एक डिसिप्लिन भी सेट हो गया। 2 साल ये जब करके देखा ना, तो genuinely because me and my wife both were pursuing our passionate career, so it converted us to become a workaholic. तो हमने 11 बज रहा है, 12 बज रहा है, 2 बज रहा है, सुबह को 6 बज रहा है, नहीं देखा। कुछ फर्क नहीं। हम काम करते गए, पैसा बनाते गए, और वो बिलीफ डिसिप्लिन भी लाने लगा। बिकॉज वो डिसिप्लिन चाहे आप बाई फोर्स बोलो, बाई चॉइस बोलो, बिकॉज लोन था तो डिसिप्लिन लाना ही लाना था। तो वो डिसिप्लिन भी 2 साल का बन गया था, और वो डिसिप्लिन बनने से देख भी लिया कि फायदा क्या हो रहा है, राइट। तो 2016 से ये जर्नी हमने रखा कि इसको अभी हम स्टेप अप करेंगे। हम अभी जो एडिशनल पैसा कमाएंगे ना, उसको हम इन्वेस्ट करते जाएंगे, और फिर वो कहावत सबके लाइफ में सुनी है सबने, पैसा पैसा को खींचता है। तो वो हमने एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। तो 2014 से ये चीज़ हुआ, 2016 तक लोन रीपे कर दिया। फिर बाय गॉड ग्रेस बोथ ऑफ अस वे आर कंटिन्यूइंगली डूइंग वेल। इंक्रीमेंटल स्टेप अप करके SIP करा, पैसा बनाते गए। फिर वापस 2018 में एक और पड़ा हुआ आया, तो आई गॉट माई सेकेंड चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड। बोथ ऑफ
माई बोथ ऑफ माई किड्स आर गर्ल्स, सो अगेन वो लक्ष्मी हाँ बढ़ती है हमारे घर पे। हाँ तो तब मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा कि यार अभी ये 1 BHK वाला घर शायद छोटा पड़ेगा, अपने को बड़ा सोचना है, अभी हम बड़ा करते हैं कुछ और। तो जैसे गुरु में है ना धमाका करना है, तो ऐसा धमाका करने वाला मेरा और मेरा वाइफ का शुरू से रहा एटीट्यूड था वो। या तो एक दिन कैजुअली हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो हमारे इंटरनल सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने डाला कि मेरा 3 BHK मुझे निकालना है। तो हम ब्रेकफास्ट करते करते निकल गए, लिटरली आधा ब्रेकफास्ट छोड़ के ऊपर चले गए, क्योंकि वो सेम फ्लोर पे था, हम 7th फ्लोर पे 1 BHK में थे और ये 15th फ्लोर पे 3 BHK वाला था। ओके, तो आप ऊपर गए फटाफट। और अगेन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ, फर्स्ट सेम चीज लव एट फर्स्ट साइड वाला इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया कि ऑन द स्पॉट हमने ओनर को बोला कि अगर हम जेन्युइन बायर के जैसा आपको पूछे तो आप ऐसी प्राइस बताओ कि उसके बियॉन्ड आप हमको ना बोल दोगे कि मुझे नहीं बेचना है। करेक्ट। और सर हम इतने सीरियस है कि सर अभी आप बोलोगे तो मैं आपको अभी 1 लाख का एडवांस दे दूंगा, ऐसा हमने बात किया उससे। तो फॉर्चुनेटली ओनर को दिखा होगा वो सीरियसनेस हमारे में, तो उन्होंने बोला कि विशेष भाई आप इधर ही पड़ोसी जैसे हो, 7th फ्लोर में ही रहते हो और आपके व्यवहार से दिख रहा है कि आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है, तो आपको 2.21 करोड़ में हम लोग फाइनल दे देंगे। अगर चाहिए तो खरीद लो, नहीं चाहिए तो मत लो। और एक ही कंडीशन है कि अगर आपको चाहिए तो विदिन 1 वीक आपको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, तब जाके मैं ये कंफर्म समझूंगा। ओके, तो ये 2018 की बात है। तो मैंने और मेरी वाइफ ने बाहर आके डिसीजन ले लिया कि तभी सेम कहानी, वो हमेशा होता है ना कि अपने को जो चाहिए वो अपने से बहुत दूर होता है। करेक्ट। क्योंकि हमने जो घर लिया था वो 1 करोड़ 5 लाख का गया था, उसमें अभी भी 60 लाख का लोन तो चालू ही था बैंक का, क्योंकि हमने जो रीपे किया था वो तो ऊपर वाला लिया था, जो ऊपर किसी से लिया था, जो बैंक की लोन है वो तो चल ही रही थी। तो हमने सोचा कि इसको बेचेंगे तो 1 करोड़ आएगा। करेक्ट। बाकी हम जो एडिशनल सेविंग कर पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, उसके हम और 50-60 लाख खींच पाएंगे। करेक्ट। तो वापस वही 50-60 लाख का गैप था। बट अगेन हमने वही रिकॉल किया कि पहले वाला किया था तो वो हो सकता है तो वापस कर सकते हैं। बट इस वक्त बहुत श्योर थे कि वापस जाके क्लाइंट्स के पास ले जाएंगे अभी, क्योंकि वो फिर जैसा होता है कि वो आदत जैसी बन जाएगी, उससे हमको दूर रहना था। मतलब इस टाइम पे आप लोग सूझबूझ से कॉल भी ले रहे थे कि ऐसा कोई बिहेवियर नहीं बनाना है जिससे हमारा एक अस्तित्व, जो हमारी पर्सनालिटी है वो, हमारी जो मेन स्ट्रेंथ है इन्वेस्टर्स के आंख में, वो हमको लूज कर बिगाड़नी नहीं। एक बार सामने वाला समझता है और वो इनोसेंट बोलो, वो जेन्युइन बोलो, सिंसियर बोलो, जो भी बोलो, फर्स्ट हमेशा फर्स्ट टाइम होता ही है लाइफ में किसी का, फिर वो बाद में प्रूव होता है कि वो सही था कि गलत था। एग्जैक्टली ट्रू। बट अगर उसको रिपीटेड करते रहोगे तो जेन्युइनली वो गलत ही प्रूव होने वाला है, क्योंकि वो फिर एक आदत जैसा बन जाता है। तो हम लोग बहुत कॉशियस थे कि सेकंड टाइम ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर इस टाइम इस टाइम हम लोग ने सोचा कि जैसे हम लोग सेविंग कर पा रहे हैं तो वही डिसिप्लिन हमने जब तब रखा था तो अभी भी रख देंगे, कौन सी बड़ी बात है। बट इस वक्त खाली सिचुएशन थोड़ी ये डिफरेंट थी कि मेरी बड़ी बेटी ऑलमोस्ट 5 साल की हो चुकी थी और दूसरी बेटी आने वाली थी। तो वो खर्चा भी दिमाग में आने वाले भी खर्चे थे, वो दिमाग में खर्चा रखना था। लकीली वापस वाइफ ने बोला कि अभी जो वापस हम, और हमारा ये एक चीज़ मैं भूल गया कि जब मैंने पहली बेटी हुई तो हमने एक दिमाग में फिट कर लिया था कि हर महीना कुछ ना कुछ गोल्ड लेते रहेंगे, थोड़ा बहुत जो भी बन पड़े। ऐसे ही हम लोग शाम को, क्योंकि खर्चा तो करना नहीं था, फिजूल का खर्चा बंद कर दिया था, तो वो फिजूल का खर्चा कन्वर्ट होता था गोल्ड लेने में। तो ऐसा कभी मन आया तो 2000 का लेके आ गए, कभी 5000 का लेके आ गए, जो भी आ गया। हाँ, तो ऐसा कुछ ना कुछ करते ही जाते थे हम लोग। तो उससे हमारा एक रिलीजियस डिसिप्लिन वाला सेविंग्स भी होता था। तो फिर डिसीजन लिया कि उसको भी थोड़ा लिक्विडेट कर लेंगे, थोड़ा ये कर लेंगे, थोड़ा वो कर लेंगे, और तभी वापस पोर्टफोलियो तो बन नहीं रहा था हम लोग का SIP से। तो वो SIP से जो पोर्टफोलियो बना था ना, वो हमारी सबसे स्ट्रेंथ, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन गई थी। क्योंकि हमने देखा कि यार हम भले ही बिजनेसमैन नहीं है, भले ही हम एक साथ 50 लाख रुपया नहीं देख सकते हैं, पर हम टुकड़ा कर करके 50 लाख बना सकते हैं। और हमने वो 2 बारी कर दिया, 2 बारी देखा हमने हमारी लाइफ में, इमीडिएट बैक टू बैक 2-3 ईयर्स के गैप में देखा। तो वो एक चीज दिमाग में थी कि चलो अभी ये चीज है, और टच वुड गॉड विलिंग तुम्हारी भी प्रोग्रेस हो रही है लाइफ में, मेरी भी हो रही है। तो थोड़ा बहुत हम लोग कैलकुलेटिव रिस्क बोलते हैं ना, कि इतना अनुमान किया कि इतना बढ़ेगा तो इतना हम कर सकेंगे, इतना बढ़ेगा इतना कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स जो पहले की बैंक की लोन थी उसके किस्तें टाइम पे भरते गए तो हमारा क्रेडिट स्कोर भी बढ़ रहा था, बढ़ गया। तो हमने फिर देखा कि चलो थोड़ा लोन ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि हमारे दोनों की क्रेडेंशियल्स अच्छी थी। तो हमने डिसाइड किया कि 1 करोड़
5 लाख वहां से आएगा, 1 करोड़ का हम लोग लोन ले लेंगे और बाकी का जो छोटा मोटा है ऊपर से वो भर देंगे हम लोग। तो ऐसे कर करके हम लोग ने वापस ये डिसीजन ले लिया। तो इसको बेच के 7th फ्लोर वाला बेच के 15th फ्लोर वाला फिर आपने लिया और 1 करोड़ का लोन लिया ऊपर से। इस टाइम किसी से भी आपने पैसे ना मांगे ना लिए, 2018 में आपने डिसीजन ले लिया घर लेने का। करेक्ट। तो ये सेट हो गया। तो ये अच्छा, तो डील बन गई, डील हो चुके हो गई। उसी दिन रात को मेरे साड़ू भाई से मैंने कैश लेके इन द सेंस चेक मतलब लिक्विड लेके मैंने इमीडिएट बोला कि सर आज मेरे पास नहीं है इमीडिएट, मेरा सब लिक्विडेट करने के 2-3 दिन लगेगा। तो मेरे साड़ू भाई थे तो उन्होंने बोला ठीक है, तो वो लेके हम लोग ने वो सेटल कर दिया और फिर इमीडिएटली ये भी सेटल कर दिया। तो यहाँ पे ना आपने SIP तोड़ी? SIP तो चल रही थी। SIP तो इनफैक्ट बढ़ाते गए हम लोग। अच्छा, SIP हमेशा SIP रुका ही नहीं है कभी। ईयर ऑन ईयर कितना स्टेप अप करते थे आप, या ये मंथ ऑन मंथ स्टेप अप करते थे? ऐसा कोई फिक्स अमाउंट जैसा नहीं था, बट हमारा ऐसा था ना कि जो भी इंक्रीमेंटल आ रहा है, अच्छा हाँ, उसको हमको करना है सेविंग्स SIP के फॉर्म से। जो भी मेरे इंसेंटिव आ गए कुछ अचानक से, तो उसको भी मैं कर देता था। क्योंकि कभी तो घर खर्च में कभी इंक्लूड ही नहीं था। उस एक्सटेंट तक गए हैं सर कि हमारे बच्चे लोग को, जैसे हमारा इंडियन कस्टम होता है ना कि बर्थडे होता है तो 2-5 हज़ार रुपए कैश आ जाता है, दिवाली होती है तो 5-10 हज़ार रुपए कैश मिल जाता है, हम वो भी पैसा लगा देते थे काम पे। अच्छा, मतलब जो पैसा जो आया आप लोग कैलकुलेशन के जो आपने मैथ्स किया रहेगा उसके ऊपर जो पैसा है सब SIP जो फॉर्म से आ रहा था वो इन्वेस्ट किया है, जो फॉर्म से आया। हाईली डिसिप्लिन्ड SIP मैं इसको बोलूंगा सर, हाईली डिसिप्लिन्ड। ये कोई नहीं कर पाता, बहुत लोग कम और ये ना ये सुनने को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट जो ये 3-4-5 साल जो काट लेता ना ऐसे, वो फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेगा लाइफ में, कभी भी नहीं देखेगा। 100%, क्योंकि एक डिसिप्लिन, इसको मैं बोलूंगा सबकॉन्शियसली आपने एक डिसिप्लिन बना दिया। आपको पता भी लगा कब आपका वो डिसिप्लिन बन गया आपकी लाइफ में टुवर्ड्स मनी। और क्या था ना कि हमारा जो मेन ड्रीम्स थे वो भी फुलफिल हो रहे हैं ना। आज मैं अगर 3 BHK का घर ले पाया तो वो तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ड्रीम थी, तो वो भी पूरी हो रही है। साथ में हम ये सब तो नहीं है, चलो ठीक है टेम्पररी कॉम्प्रोमाइजेस किए, शायद मैं 2 साल फॉरेन टूर नहीं कर पाया या किधर घूमने नहीं कर पाया, ठीक है, बट उससे बड़ा चीज जो मेरे लाइफ में मुझे करना था वो तो कर लिया। एग्जैक्टली, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सबके पर्सनल होते हैं कि किसको क्या प्रायोरिटी होती है। अभी जैसे आज बहुत लोग हमको जो मिलते हैं वो क्या बोलते हैं कि हमको आज घर नहीं लेना है, जो मैं आज बोलूंगा कि बहुत सही मायने में सही डिसीजन है। क्योंकि क्या है ना कि पूरा लाइफ वो EMI सर्विस कर में निकाल देना और बाद में इवेंचुअली वो घर पे तो आपको रहना ही नहीं है, क्योंकि आप लाइफ में प्रोग्रेस कर चुके होंगे। तो वो एक्सपेंस आज लेके कुछ फायदा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमने बहुत बड़ा तीर मारा घर लेके, हमने एक्चुअल में आज अगर हम शांति से सोचेंगे तो वो मिस्टेक की है घर लेके। अच्छा, वो हमारा आज मानना है। ओके, क्योंकि हम खुद की मिस्टेक से समझ रहे हैं कि ये घर लेके अभी इनफैक्ट हमारा यही फेज चल रहा है। मैं आज ये घर बेचने के कगार में हूँ। अच्छा, 2018 में लिया था, अभी 2024 में बेचने निकला हूँ। क्या सर, क्यों ऐसा, क्यों? बिकॉज लाइफ में ग्रो कर रहे हैं तो अभी वो भांडुप है तो हमको वापस घाटकोपर आना है या हमको शायद माटुंगा जाना है। ट्रू। तो वो चलते रहने वाला है। जैसे आप लाइफ में ग्रो करते जाओगे आपकी एस्पिरेशंस बढ़ने ही वाली है। सो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन सर पूछूंगा, क्योंकि अभी हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी लर्निंग्स मिलेंगी, मेरे लिए भी, क्योंकि मैं अपने लिए लर्न करता हूँ सर। जब कभी पॉडकास्ट में बैठता हूँ और जब भी मैं ऐसा कुछ करता हूँ ना तो व्यूज भी ऑटोमेटिकली फॉलो कर लेते हैं। ये बाय प्रोडक्ट है मेरा, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ अगर मैं ही लर्न नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं बाकी लोग कैसे ही मैं लर्न करवा पाऊंगा। आपने बोला कि वो मिस्टेक थी आपकी, तो उस टाइम आप क्या करने चाहिए थे आपके हिसाब से जो सही होना चाहिए था? सी अभी ये कहना ना बहुत आसान है, हाँ, बट ये करवाना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसमें आपका अकेले का नहीं चलने वाला है। हाँ, फैमिली में आपका जनरेशन का डिसीजन चलने वाला है, क्योंकि एक जनरेशनल है संस्कार हमारे में कि खुद का घर होना चाहिए। हाँ, ये तो उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमेशा से बोलते हैं कि एक छत खुद की होनी चाहिए, जो सही मायने में होनी चाहिए। खाली यहाँ पे डिफरेंस यही है जो मैं व्यूअर्स को कन्विंस करना चाहूंगा या सीरियसली अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने के लिए बोलूंगा कि आप डिस्कस करें कि जैसे मैंने आज घर लिए तो लिया, बट क्या ये मैं घर एंजॉय कर पाने वाला हूँ? आंसर इज नो, बिकॉज यू विल बी स्ट्रगलिंग नो। आज आप सुबह को 8 बजे निकल के रात को 9 बजे आने वाले हो, ऐसे हालत में आओगे कि खाना भी मुश्किल से खा पाओगे और सो जाओगे। वापस सुबह को 6-7 बजे उठोगे, वापस जाओगे। ये जिंदगी चलते रहने वाली है। तो तुमने जो स्ट्रगल करके घर लिया है वो तो तुम एंजॉय ही नहीं कर रहे हो, खाली सोने के लिए आ रहे हो बस। तो वो चीज को मैं समझाना चाहूंगा मेरे पेरेंट्स को और सारे व्यूअर्स जो सुन रहे हैं अपने को, उनके पेरेंट्स को, कि ये खाली चीज है कि आपको थोड़ा डिसीजन चेंज करना है कि ये चीज शुरुआत में नहीं करनी है, ये जिंदगी के अंत में करना है, यानी करियर के अंत में करना है। जो चाल आज कर रहे हो 15 साल के बाद करो। उससे 2 फायदा होगा। एक कि हम वो कैट रेस में नहीं रहेंगे कि भाई 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और 90,000 EMI में जा रहा है।
एग्जैक्टली, क्योंकि आज जो आप 1 लाख EMI भर रहे हो जो घर के लिए, वो सेम घर आपको रेंट में आधे कॉस्ट में मिलने वाला है। वेरी ट्रू। और आधे कॉस्ट, शायद उससे भी कम कॉस्ट में। अभी जैसे मेरी एग्जांपल ले लूं, जो मैं 2 करोड़ 15 लाख का 21 लाख का घर लिया, उसके लिए मैं जो EMI भर रहा हूँ, उससे आधा इनफैक्ट आधा ही कॉस्ट में मुझे वो रेंटल में रह सकता था। जस्ट इमेजिन, एग्जैक्टली। और अगर वो जो आधा पैसा बचा रहा हूँ वो मैंने SIP कर लिया होता, तो आज मैं कितना वेल्थ और क्रिएट कर पाता। करेक्ट। और सही मायने में आज 6 साल के बाद जब यही सेम घर में बेचने जा रहा हूँ ना, तो मैंने 2.21 में लिया था, आज मुझे मुश्किल से 2.21 मिलेगा। अरे कोई इंक्रीमेंटल 6 साल में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुई है। तो एक मैंने साला स्ट्रगल कंटिन्यू रखा मेरा EMI भरने का। कितना EMI सर जा रही थी वैसे? अराउंड बिटवीन 2 of us इज अराउंड 95 समथिंग। सो मैं अज्यूम करता हूँ, बिकॉज आप आज फाइनेंशियल मैनेज करते हो, वेल्थ मैनेजर भी हो, और मेरे को लग रहा है बहुत सही वेल्थ मैनेजर आप रहोगे, जस्ट बिकॉज कि आपने लाइफ में आपने सीखा है, आपने खुद वेल्थ मैनेजर की सर्विसेज बेची है, और आज खुद अपना सर्विसेज भी आप चला रहे हो एज अ बिजनेस। 90,000 अगर मैं 6 साल तक इन्वेस्ट करता था विदाउट एनी स्टेपिंग अप, मैंने कोई एक फंड में डाल दिया, SIP कोई फंड में डाल दिया, आपके हिसाब से 6 साल में मेरी वेल्थ क्या बन जाती थी मोटा मोटा? 90 into 12 नहीं, आपने मोटा मोटी 10 लाख 11 लाख खुद का सेव किया। हाँ। 60 कुछ नहीं तो 1 करोड़ रुपये बन गया होता। कुछ नहीं 1 करोड़। जस्ट इमेजिन, 1 करोड़ रुपये एडिशनल बनता था। तो अगर मैं वही सोचूं, अगर आपने 50,000 रुपये का रेंट पे ले लिए रहते थे, और यहाँ पे अगर 50,000 का नॉर्मल आप SIP करते थे, तो 45-50 लाख बनता था। प्लस आपके घर भी रहते थे, और 45-50 लाख पे जो कंपाउंडिंग बनता था वो अलग। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अब जाके ये लग रहा है कि डिसीजन गलत प्रूव हुआ। बट ये वापस मैं रिपीट करना चाहूंगा कि ये हमारे अकेले का डिसीजन नहीं है। हाँ। ये हमारे इसमें हमारे पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारे जनरेशंस इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, तो वो चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। बट अभी क्या है ना, जैसे हम बोलते हैं कि हर एक चीज में बदलाव आता है, वो बदलाव को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले के जमाने में संस्कार के हिसाब से फीमेल्स लोग काम नहीं करते थे, आज हैप्पीली काम कर रहे हैं, और हैप्पीली सब लोग काम करने दे रहे हैं। तो जब ये चेंज आ सकता है, तो फाइनेंशियल डिसीजन में चेंज क्यों नहीं आ सकता? और क्यों करना चाहिए, वो ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पहला घर ले रहे हैं ना, वो पहला घर हमारा ड्रीम घर नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज वाला घर है। प्लीज समझो आप, हम बोलते हैं कि हमारा ड्रीम हाउस ले लिया, बट जब आप लाइफ में ग्रो कर चुके होंगे, तब ना तो वो लोकेशन आपकी ड्रीम वाली होगी, बिल्कुल ना ही वो अपार्टमेंट जो साइज का होगा वो आपका ड्रीम वाला होगा, ना ही उसकी फर्नीचर जो आपने बनाई होगी वो ड्रीम वाली होगी, और ना ही आप जो ट्रैवल कर रहे हो ना इतना स्ट्रगल करके, वो आपका काम आ रहा है। Exactly. तो आप अगर वही चीज को आधे कॉस्ट में रेंट पे ले लो, उसका आधा पैसा जो आप EMI से बचा रहे हो इसकी SIP कर लो, 10 साल 15 साल कंपाउंडिंग होने दो, और वो कंपाउंडिंग जो होगा ना, वो जो घर आप खरीद रहे हो ना, उससे 10 गुना महंगा आप घर खरीद सकोगे, और आपके चॉइस का, क्योंकि तब आप रिटायर के कगार पे आ गए होंगे। तो आपको ये श्योरिटी है कि मुझे बॉम्बे में सेटल होना है, मुझे नासिक में सेटल होना है, मुझे देवलाली में सेटल होना है, या मुझे किसी अच्छी शांति वाली जगह पे जाके जाना है। दूसरा, अपने चॉइस का आपने लोकेशन तो ढूंढ लिया, अपने टेस्ट का आप अपार्टमेंट भी चुन सकते हो। आपको विला पसंद है विला खरीदो, बंगलो पसंद है बंगलो खरीदो, 1 BHK 2 BHK नहीं 4 BHK लेना है 4 BHK खरीदो, क्योंकि तब आपके पास पैसा बन चुका होगा। जो कंपाउंडिंग बोलते हैं ना 8 वंडर ऑफ वर्ल्ड, वो आपने एक्चुअली में जिया होगा, देखा होगा अपने आंखों से, आपने फील किया होगा वो। एग्जैक्टली वेरी पावरफुल विशेष सर। मतलब मेरे को लग रहा है ये अब तक मेरी लाइफ का सर सबसे लंबा पॉडकास्ट रहा है ये। मैंने इतना कभी रिकॉर्ड नहीं किया है, इन लोग ही रिकॉर्ड करते हैं, 1-1.25 घंटा करता हूँ, बिकॉज कन्वर्सेशन इतना डीप था आपका, और हर चीज़ में ऐसी लर्निंग थी कि मैं बीच में कहीं भी, यूजली कैसा होता है जब मैं रिकॉर्ड करते रहता हूँ, मेरे को लग रहा है अगर ये चीज़ मेरे व्यूअर्स के अलाइन नहीं है तो मैं काट के क्वेश्चन ऐसा रैंडम पूछ लूंगा कि ये कन्वर्सेशन कट के करेक्ट कंप्लीटली। बट यहाँ पे मेरे को कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं भी रोकूं, बिकॉज जिस फ्लो में जा रहा था उसी फ्लो में जाएगा, तभी किसी के दिमाग में लर्निंग्स आएगी। मेरा आप सब लोग से एक यहाँ पे रिक्वेस्ट रहेगा, ये सेशन को आप लोग नोट वर्दी बनाओ, यानी कि नोट्स लेके बैठो, और तभी जाके आप लोग को समझ में आएगा। वशीष सर, हम पॉडकास्ट के एकदम एंड में, और एक लास्ट क्वेश्चन मैं इसमें आपको यहाँ पे पूछूंगा। एक चीज़ जो आज जैसे आपने बताया कि घर एक ड्रीम है, और बिल्डर्स लोग इसको मिस सेलिंग बोल लो, इसी चीज़ को हुक करके बेचते भी है, खुद का घर, ड्रीम हाउस, खुद का घर का चाबी की का बना देंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स में हाथ देते हुए चाबी देते, तो वो लोग विजुअलाइज कर पाते हैं खुद के घर का चाबी ले रहा हूँ। करेक्ट। और मेरा ये खुद का भी मानना है कि इनिशियल स्टेज पे घर मत लो,
क्योंकि और ये जस्ट बिकॉज Yes. इसलिए मेरे साथ ये हो पाया बिकॉज मैं आप जैसे लोग के पास मेरा एक्सेस है। संजय कथुरिया आए थे, गजेंद्र कोठारी आए थे, आप आए हो, और सब लोग ने अपना अच्छे वेल्थ बनाया है। गजेंद्र कोठारी का 60 करोड़ का, आपका 11.5 करोड़ का, संजय कथुरिया का 10.5 करोड़ का। करेक्ट। तो मैंने देखा है उन लोगों ने भी मेरे को पर्सनली ऑफ द कैमरा भी यही बोलते हैं, क्योंकि मैं भी जब पूछता हूँ कि भी मेरा उम्र है सर तो मैं लुक, तो उन्होंने ब्लंटली मना करते हैं मेरे को। Yes. अब ऑब्वियसली कैमरा में थोड़ा सा हमको एक झिझक आइसिंग करके बताना पड़ता है चीजों को, जैसे आपने बहुत सोच समझ के बोला कि रेंट पे रहो, Yes. जबकि अगर आप वही ऑफ द कैमरा में बात करोगे तो आप तो मुझे से यार देवेन मत ले यार तू। Yes. तो एक चीज क्या ध्यान रखनी चाहिए जॉब प्रोफेशनल को जो उनको डेट में जाने से रोके, बिकॉज आज 90% लोग डेट में है, चाहे वो गेमिंग आपका डेट हो, चाहे वो सट्टा खेलने का डेट हो, दोस्तों को देने का डेट हो, या कोई गलत डिसीजन का डेट हो, बट है डेट में जिसको चुकाने में पूरी परिवार जुट के चुका रही है। Correct. मैं भी एक टाइम था बहुत मतलब 12-13 साल पहले मेरे भाई ने एक मिस्टेक कर ली थी और 3 साल वो डेट चुकाया था, जबकि डेट था सिर्फ 2 लाख रुपए का, बट उस टाइम 2 लाख रुपए बहुत बड़ी थी और उसको चुकाने में 2 साल 3 साल लग गए। तो Correct. क्या एक चीज नहीं करे जाए एक जॉब प्रोफेशनल ताकि वो डेट से बचे? So, इसका एक लाइन में देना आंसर बहुत डिफिकल्ट होगा, बट मैं 2-3 चीज साथ में बताना चाहूँगा, और ये 2-3 चीज अगर आपने, पहली बात तो सीरियसली एक्सेप्ट कर ली, एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सेप्ट ये करना है पहले कि मैं जो पैसा हार्ड अर्न करके कमा रहा हूँ ना, अगर वो पैसा मैंने वापस काम पे नहीं लगाया तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। एग्जाम्पल कि आप समझो 50,000 रुपया कमा रहे हो, 20,000 का खर्चा करना ही करना है, 100%, जो अपना कोर है, जो आप जैसे आपके differentiator कोर और core है। सैटेलाइट। हाँ। तो आपको कोर और सैटेलाइट के डिफरेंस समझनी है पहले तो अगर आप शादीशुदा हो तो वाइफ को कॉन्फिडेंस में लेके आप एक बजट बनाओ कि हमारे ये कोर एक्सपेंसेस है, ये सैटेलाइट बजट है, इसको हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। क्या क्या आप चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं बोलूंगा मैं, पोस्टपोन कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया, गाड़ी लेना है पोस्टपोन करो, मोबाइल लेना है पोस्टपोन करो, नहीं करना है वो नहीं, पोस्टपोन करो। तो वो एक बजटिंग करो पहले वाइफ के साथ मिलके या पेरेंट्स के साथ मिलके। शादी नहीं हुआ तो पेरेंट्स के साथ, शादी हो गया वाइफ के साथ, और उसको कैटेगराइज कर दो कि कोर क्या है, सैटेलाइट क्या है। तो जो आप कमा रहे हो पैसा, उसमें से जो कोर एक्सपेंसेस है उसको माइनस करने के बाद जितना पैसा बनता है ना, वो पूरा इन्वेस्ट करो और उसको काम पे लगाओ, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम करेगा तो आपका क्या होगा, स्ट्रेंथ दुगना हो जाएगा। क्योंकि आप खुद कमा रहे हो, आपका पैसा भी आपके लिए कमा रहा है। और पैसा कमाने का मशीन इतना पावरफुल है, जैसे हम बोलते हैं ना 8 वंडर ऑफ वर्ल्ड कंपाउंडिंग। आप तो सिर्फ 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा काम कर रहे हो, आपका पैसा आपके लिए 24 घंटा काम करेगा। 24 घंटा करेगा। तो वो जो स्ट्रेंथ है ना, अगर ये 3 साल भी खाली आपने कर लिया ना, 3-4 साल, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। और ये जो एक मिथ है ना लोगों में कि पैसे वाले लोग ही पैसे वाले बन सकते हैं, हमारे जैसे स्ट्रगल करने वाले लोग या सैलराइड लोग, 20,000 कमाने वाला, 25,000 कमाने वाला पैसे वाला नहीं बन सकता है। ये मिथ को आप तोड़ सकते हो, बट उसके लिए आपको थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको थोड़ा ये चीज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला ये रियलाइज करो कि मेरे कोर एक्सपेंसेस क्या है, मेरे सैटेलाइट एक्सपेंसेस क्या है। जो सैटेलाइट एक्सपेंसेस है उसको मैं पोस्टपोन करूंगा और वो मेरे पैसे को पैसे काम पे लगाऊंगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में अपने आप को फील कराऊंगा, एक्सपीरियंस करूंगा उसको, और देखो आप करोड़पति बनते हो कि नहीं बनते हो। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत मज़ा आया विशेष सर। मैं यहाँ पे, क्योंकि हम सर पॉडकास्ट के एंड पे है, मैं आप सब लोग को, अगर अब तक ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा, मैंने सैलरी को टच किया, पर्सनल फाइनेंस के बहुत डिटेल में नहीं गया। अगर आप चाहते हो मैं एक और एपिसोड लेके आऊँ विशेष सर के साथ पर्सनल फाइनेंस पे, पर्सनल फाइनेंस जहाँ पे मैं ट्राई करूँगा उनकी जो मिसेस है उनको भी इन्वाइट करेंगे, 2 लोगों के साथ एक पॉडकास्ट करेंगे, पावर पैक ऑन पर्सनल फाइनेंस। आपने जॉब कैटेगरी समझा, कमेंट में पर्सनल फाइनेंस लिख दो। अगर सर 1000 के ऊपर कमेंट्स आया, मैं वापस आपको इनवाइट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, इफ पॉसिबल वापस हम यहाँ पे रिकॉर्ड भी करेंगे। तो अभी आप लोगों का काम है इसको 1000 के ऊपर कमेंट्स लेके जाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच विशेष सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और मैंने पर्सनली बहुत सारी लर्निंग्स ली, एंड आई एम श्योर जो भी नोट्स लेके बैठेगा वो भी इस पॉडकास्ट से वैल्यूएबल लर्निंग्स लेके ही जाएगा। एक चीज अगर आप परमिट करो तो मैं बोलना चाहूंगा ऑडियंस को आपके, कि रिलीजियस कनेक्ट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली ऐसे माहौल में जी रहे हैं ना कि डिस्ट्रैक्ट होना, नेगेटिव होना बहुत ईजी है। बट अगर आपके पास कोई स्पिरिचुअल लाइफ में कोई स्पिरिचुअल गुरु है, स्पिरिचुअल मेंटर है, तो आपकी मेंटल बैलेंस इतनी स्ट्रांग रहेगी ना कि आपको ये छोटे मोटे नॉइज आपको अफेक्ट ही नहीं करेंगे।
एग्जैक्टली। तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। खाली सब लोग है ना वेल्थ के बारे में बात करते हैं, बट ये इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये और रूट्स आपकी मजबूत करेगा। हाँ, ये जो आज मैं जो कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूँ ना, फ्रेंकली स्पीकिंग, या जो कॉन्फिडेंस से हमने जो ये नेगेटिव टेरिटरी को पॉजिटिव टेरिटरी में, वो भी इतने कम समय में। जैसे 2018 तक तो हमारा वेल्थ क्रिएशन जीरो था, 2018 जीरो, 2025 11.5 करोड़। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। करेक्ट। बट ये पॉसिबल 2 रीजन से हो पाया। एक हमारा खुद का डिसिप्लिन, पर उससे भी इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में वो स्पिरिचुअलिटी थी। हमारे गुरुजी थे हमारे, जो जिन्होंने हमको ये मोल्ड किया है, जिन्होंने हमको ये सिखाया है मेंटल बैलेंस कोई भी सिचुएशन में कैसे रखनी है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सारे लोगों को कि प्लीज आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके लाइफ में वो स्पिरिचुअल गुरु कौन है आपके लिए, कौन हो सकता है। अमेजिंग सर, ये बहुत हाई नोट पे हमने कन्वर्ट किया। मतलब डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल मेंटर बहुत एक्शनेबल स्टेप है जो इजीली कोई भी कर सकता है। इजीली कर सकता है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच विशेष सर, बहुत मजा आया। माय प्लेजर।